अरे किस कैटेगरी का है टॉपिक? ठीक, कैटेगरी नहीं, हम एक शब्द के बढ़ोतरी का आयाम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले उपसर्ग जो शब्द के प्रारंभ में, प्रत्यय शब्द के अंत में, संधि वर्णों के योग के बाद, और समास जो है ना आपका, ये पदों के योग से बनने वाला एक शब्द है। पदों के योग से आपका और हमारा क्या तात्पर्य है? आपका और हमारा ये तात्पर्य है कि जैसे जैसे मैंने लिखा नीली है जो गाय, नीली है जो गाय, तो साहब यहाँ पर वर्ण नहीं है, दो परस्पर वर्णों को जोड़ हम नहीं सकते, यह शब्द है, और शब्दों को अगर वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसे कहते हैं पद। तो इन पदों को जोड़ सकते हैं सर, हम इसको लिख सकते हैं सर नील गाय, लिख सकते हैं इसको नील गाय। तो ये जो प्रक्रिया है ना, इसे हम कहते हैं समास। इसे हम क्या कहते हैं? यही प्रक्रिया हमारी समास है, ठीक है ना? दही में डूबा हुआ बड़ा, दही बड़ा, वन में वास करने वाला, मतलब वन में वास, वनवास, राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजा की पुत्री, राजपुत्री, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये समास की है। इसके विपरीत ये जो प्रक्रिया होगी ना, इसके विपरीत वाली ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को कहते हैं विग्रह, कहते हैं विग्रह। जैसे संधि था ना, तो संधि के विपरीत प्रक्रिया को विच्छेद कहा था, समास के विपरीत प्रक्रिया को विग्रह। यही चीज समझनी है आज पूरे सेशन में, और एक दिन में कवर नहीं होगी, लेकिन आज की क्लास बेहद आवश्यक है, ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना? शुरू करते हैं। पता चला कि हम पढ़ने क्या वाले हैं सर, पदों के जुड़ाव से बनने वाले नए शब्दों को हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, ये टॉपिक सर हमारा अब शुरू होता है। समास दो प्रकार के शब्दों से मिलकर बना है कि सर एक है यहाँ पर सम, और सम के साथ क्या जोड़ा गया है? सम का शाब्दिक अर्थ होता है पास, और आस का अर्थ होता है बिठाना। यानी सर शब्दों को पास बिठाकर नए शब्द का निर्माण करना, ये प्रक्रिया समास की है। मूल रूप से इसका शाब्दिक अर्थ जो निकल कर आता है वो आता है संक्षेप। संक्षेप यानी शब्दों को छोटा करना, मतलब शब्दों को नहीं, वाक्यों को छोटे रूप में लेकर आ जाना, ये इसका शाब्दिक अर्थ है ना? ये इसका शाब्दिक अर्थ है, ठीक है जी? राम बाबू जी, ठीक है जी? मधु जी, ठीक है ना? सम के साथ आस, पदों को जोड़ना यानी संक्षिप्तीकरण करना, छोटा करना, इसका अर्थ है कि सर हमने इसको इतने बड़े को लिखने की जरूरत नहीं है, बार-बार नील गाय लिखो, उसका मतलब यही होगा। ये जो प्रक्रिया है जिससे समय बचा, लागत बची, रखरखाव की स्थिति बची, इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक? अब देखो पता चला। अब यहाँ पर अगर थोड़ी देर के लिए हम और आगे की तरफ चलें तो समास सर हम कुछ इस आयाम पर पढ़ेंगे। समास जो हम पढ़ेंगे इस तरीके से पढ़ेंगे, दो तरीकों से। एक तो पढ़ेंगे सर प्रधानता, प्रधानता के आधार पर, और एक पढ़ेंगे सर या तो केवल समास ही पूछ लिया जाए, या कुल समास पूछ लिया जाए, या किसी भी स्थिति में समास पूछ लिया जाए। अगर प्रधानता दे दिया तब तो सर इसके भेद चार निकल कर आते हैं, और ऐसे ही पूछा समास कितने हैं, कुल समास क्या है, या फिर अर्थ के आधार पर कितने भेद है, तब सर इसका जो उत्तर होता है वो होता है 6। क्या उत्तर होता है? 6। दो तरीके से पढ़ने वाले हैं, दो तरीके से पढ़ने वाले हैं। एक सवाल का मुझे उत्तर बताओ, हम में से ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो समास को पहली बार पढ़ रहे हैं? आज से पहले सर समास पढ़े थे, लेकिन वो बहुत पुरानी बात है, यानी लगभग 3 साल पहले अगर आपने समास पढ़े हैं तो आप भी अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं कि गुरुजी बहुत टाइम हुआ, बहुत टाइम हुआ, ताकि एक आइडिया चले कि किस तरह से इस क्लास को लेकर चले। हाँ, समास आज से ही स्टार्ट हुआ है, मुझे पहली बार पढ़ रहे हो। गुरुजी 10 में पढ़े थे, गुरुजी बहुत पहले 8 साल पहले। हे भगवान, दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना? बिल्कुल बेसिक। अगर समाज से कोई भी दिक्कत रही तो ये आपका फेलियर नहीं, फिर हमारा फेलियर रहेगा, ठीक है ना? बिल्कुल शांति के साथ, बस बशर्ते चुपचाप से सुनना है क्या बोला जा रहा है, ठीक है ना? इसकी जिम्मेदारी मेरी। पूरी मैं तो 10 में पढ़ी थी, पूरी 5 साल हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आज फिर से पढ़ेंगे। देखो तब तो ना इस भेद पर अभी हम आएंगे थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के बाद आएंगे। यहाँ पर कुछ ध्यान लगाओ, अभी ये जो शब्द बना है ना, ये कि सर जी हमें पता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इंसान ने सबसे पहले बोलना सीखा, जैसे ही इसको लिखित रूप दे दिया गया, इसी को वर्ण कहा। इससे बड़ी इकाई जो बनती है सर वो बनती है अक्षर। इसको तो सर हमने ध्वनि कहा था, इसको सर कहा था अक्षर। कई अक्षरों को जोड़ने पर एक शब्द की हमें प्राप्ति होती है, और शब्द यानी जैसे मैंने लिख दिया कमल, ठीक है ना? इस कमल शब्द को किसी वाक्य में प्रयोग करें कि कमल का फूल बहुत सुंदर है, तो सर अगर वाक्य में प्रयोग होगा तो उसको पद कहेंगे, यानी शब्द और पद एक ही है। अंतर क्या है? शब्द अलग प्रयोग होता है, स्वतंत्र होता है, पद का प्रयोग करते हैं जब वही शब्द किसी वाक्य में प्रयोग हो। अगर मैं ऐसे लिखूं इसको नीला या नीली, तो सर ये शब्द है अब, ठीक है ना? अगर ये शब्द इसका प्रयोग अगर मैंने एक वाक्य में कर दिया तो अब ये शब्द ना कहलाकर, ये क्या कहलाएगा? पद। कहेंगे चीज वही है। अगर स्वतंत्र प्रयोग है तो शब्द है, वाक्य में प्रयोग है तो पद है। तो समास कहते हैं पदों के जुड़ाव को। समास किसको कहते हैं? पदों के जुड़ाव को। एक शब्द आया, जो शब्द बना है, इस शब्द को सामासिक पद कहते हैं। क्या कहते हैं? सामासिक पद, या इसी को कहते हैं समस्त पद। क्या कहते हैं इसको? सामासिक पद या समस्त पद, यानी एक ऐसा पद, एक ऐसा शब्द जो शब्दों के जुड़ाव से निर्मित हुआ है, एक ऐसा पद जो शब्दों के जुड़ाव से बनकर आया, ये शब्द क्या है? सामासिक पद, ठीक है ना? सामासिक पद है, और समास किसे कहते हैं? पदों के जुड़ाव को समास कहते हैं। एक और सवाल बनता है, बताइए, जैसे मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि संधि का विलोम शब्द क्या होगा, तब हमने पढ़ा था संधि का विलोम शब्द विच्छेद होता है। क्या होता है? विच्छेद। अगर आपसे कोई पूछे कि समास का विलोम शब्द क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि समास का विलोम शब्द क्या होगा, समास का विलोम शब्द क्या होगा? कंप्यूटर जी आधे घंटे का वेट करिएगा, बाहर निकलो, मैं आ रहा हूं। चलिए अच्छी बात है कि समास का विलोम शब्द क्या होगा। तो समास का जो प्रायोरिटी पर विलोम शब्द होता है, इस बात पर स्टार लगाने का प्रयास करना। समास का विलोम शब्द क्या होता है? विच्छेद। अगर विकल्पों में विच्छेद है तो समास का विलोम शब्द विच्छेद, यानी विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना, तोड़ना। जैसे अगर मैंने ऐसे रमेश शब्द को तोड़ दिया तो मुझे मिलेगा रमा, और रमा के साथ ईस, तो यानी ये तो है शब्दों का जुड़ाव, यानी मतलब ये तो है वर्णों का जुड़ाव संधि है, इसको तोड़ दिया तो इसे कहते हैं विच्छेद। सेम सर इसको तोड़ दिया तो इसे भी विच्छेद बोलते हैं। अगर विच्छेद विकल्पों में नहीं है तो विकल्पों में होगा विग्रह। फिर सर इसका उत्तर क्या होगा? विग्रह। विग्रह नहीं हुआ तो सर इसी को व्यास बोलते हैं, और व्यास का अर्थ होता है फैला। व्यास का अर्थ क्या होता है? फैला, यानी इस शब्द को फैला दिया, इस शब्द को फैला दिया। विकल्पों में विच्छेद है, समास का विलोम शब्द करते समय अड़ जाना वहीं कि सर अब हम तत्समय होने नहीं वाले। संधि का भी विलोम शब्द विच्छेद होता है, समास का भी विच्छेद। विच्छेद नहीं है तो विग्रह होगा, विग्रह नहीं है तो व्यास होगा, व्यास का मतलब है फैलाव। ठीक, इस वाले पद को क्या कहते हैं? सामासिक पद। क्या कहते हैं? सामासिक पद। यानी सर अगर मैंने लिखा राजा, राजा का पुत्र, ये सर अलग अलग प्रकार के शब्द हैं, वाक्य में प्रयोग हुए तो इनको पद हम बोलते हैं। राजा के पुत्र को कहते हैं राजपुत्र। क्या कहते हैं? राजपुत्र। क्या कहते हैं? राजपुत्र। ये जो शब्द बना है अभी अभी हम सर समझ कर आ गए कि सर इसी को सामासिक पद कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सामासिक पद या समस्त पद। और समस्त पद की एक विशेषता होती है, एक खासियत होती है। समस्त पद में दो पद का समावेश होता है। समस्त पद में दो पद होते हैं, जैसे एक है सर यहाँ राजा, एक है पुत्र। बीच का जो अनावश्यक था उसका हमने लोप कर दिया, यानी सर यहाँ पर दो पद है, एक है राजा और एक है पुत्र।
इसको कहते हैं पहला पद, इसको कहते हैं दूसरा पद। जैसे यहां पर ये शब्द आया नीलगाय, इसमें दो पद है, एक है सर नीली, एक है सर नीली और एक है गाय। एक शब्द क्या है? नीली और एक है गाय। ठीक, समासिक पद दो पदों से मिश्रित या दो पदों से युक्त होता है। समास में मिनिमम दो पद होते हैं, ठीक है ना? क्या होंगे? दो पद। ठीक, अब इसी के आधार पर एक चीज हम पढ़ते हैं कि प्रधानता के आधार पर समास चार प्रकार के हैं और वैसे समास छह प्रकार के हैं। प्रधानता से मेरा मतलब क्या है कि अगर कोई पद में अगर पूर्व पद प्रधान होगा, क्या होगा? पूर्व पद। पूर्व पद यानी पहला पद, पहला पद प्रधान है तो उसको पूर्व पद प्रधान समास कहेंगे। पूर्व पद प्रधान क्या होता है? पूर्व पद प्रधान। पूर्व पद प्रधान मतलब अभी जैसे हमने एक शब्द पढ़ा था नीलगाय, हमारे कंप्यूटर जी ना कुछ कह रहे हैं, ठीक है ना? आज हमारे कंप्यूटर जी कुछ कह रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर जी की पार्टी चल रही है बाहर और वो बार-बार हमको बोल रहे हैं कि गुरुजी कुछ पकौड़े खा लो। मैंने खाएंगे क्लास के बाद, ठीक है? जैसे बहुत सारे जैसे मैंने समासिक पद लिखा और समासिक पद में ना एक पद है जैसे देखो नीली और एक पद है गाय। कोई तो समासिक पद ऐसे होंगे जहां पर पहला पद जो होगा ना ये मुख्य होगा। कैसे होगा? घबराओ मत, वो जिम्मेदारी हमारी अभी थोड़ी देर के बाद आएंगे, लेकिन अभी के लिए सुन रहे हो। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें केवल सुननी पड़ती है, फिर एक समय के बाद जैसे वो चीजें कंप्लीट होती है ना फिर दिमाग में लिंक बैठता है कि हाँ उस समय हमने ये चीज पढ़ी थी, अब उसका मतलब समझ में आ रहा है। अभी के लिए चुपचाप से पढ़ते रहो या सुनते रहो, ठीक है ना? आराम के साथ। ये सब पहला और दूसरा। कोई तो समासिक पद ऐसा होगा जहां पर पहला पद प्रधान होगा, उसे हम कहेंगे अव्ययीभाव समास। उसे हम क्या कहेंगे? अव्ययीभाव समास। इसका पहला पद प्रधान। अभी के लिए नाम भूल ही जाओ कि क्या है क्या नहीं है, बात कर सकते। अब देखो कोई समास ऐसा होगा जिसका दूसरा पद मुख्य होगा, तो दूसरा पद मुख्य होगा तो उसे हम कहेंगे उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद प्रधान मतलब उत्तर का मतलब होता है दूसरा, और ये जो समास होगा ना उसे हम कहेंगे तत्पुरुष समास। क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। कोई ऐसा समासिक पद होगा जिसके दोनों पद समान प्रधान होंगे और दोनों समान होंगे, दोनों पदों की प्रधानता होगी, तो सर उसकी एक अलग कैटेगरी बनेगी, दोनों पद प्रधान। ये एक अलग कैटेगरी बनेगी, इसे हम आगे चलकर पढ़ेंगे, इसे द्वंद्व समास कहेंगे। एक ऐसा समास होगा जिसके दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, कोई भी पद प्रधान नहीं होगा तो उसे हम कहेंगे दोनों पद अप्रधान है, ठीक है ना? दोनों पद अप्रधान है, उसे हम कहेंगे बहुव्रीहि। क्या कहेंगे? बहुव्रीहि। ध्यान से समझो कि सर जी अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि यानी प्रधानता के आधार पर चार समास होते हैं। एक तो जिसका पहला पद प्रधान होगा, जिसका दूसरा होगा, जिसके दोनों पद प्रधान होंगे, जिसके दोनों में से कोई भी पद की प्रधानता नहीं होगी, दोनों में से किसी भी पद की प्रधानता नहीं होगी। ठीक, अच्छा, इसके बाद से जब हम कुल समास पढ़ते हैं ना तो कुल समास पढ़ते समय हमें पता चलता है कि सर देखो यहाँ पर क्या है ना तत्पुरुष। आगे चलकर हमें एक और बात का पता चलेगा कि तत्पुरुष के ही अंतर्गत कर्मधारय समास आता है। कौन सा आता है? कर्मधारय। तो सर इसमें कर्मधारय भी आएगा। कर्मधारय के अंतर्गत एक समास आता है जिसका नाम है द्विगु। कौन सा? द्विगु। और जब हम कुल समास पढ़ते हैं तो कुल समास में ना इनको स्पेस अलग तरीके से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं इनको? तो इनको सेपरेट पढ़ते हैं। तो कुल समास पढ़ते हैं तो कुल समासों की संख्या हो जाती है 6। कितनी हो जाती है? 6। जैसे कि सर फिर क्या होगा? 6 जब संख्या होगी ना तो वो इस तरीके की होगी कि फिर सर इसको बिल्कुल सेपरेट पढ़ेंगे। सेपरेट मतलब तत्पुरुष एक यहाँ पर जुड़ जाएगा कर्मधारय, इसको भी अलग करके पढ़ते हैं, और एक पढ़ जाएगा द्विगु, इसको भी अलग करके पढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 फिर संख्या हो जाएगी 6। क्या हो जाएगी? संख्या 6 हो जाएगी। कितनी संख्या? 6 संख्या। समास प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के और वैसे समास होते हैं 6 प्रकार के। तो बार-बार जो बात हो रही है ना कि सर किसी का पहला पद प्रधान, किसी का दूसरा पद, हमें कैसे पता चलेगा कि किस शब्द का कौन सा पद प्रधान है? एक बात देखो, अभी के लिए तो मैंने एक शब्द लिखा था ये राजपुत्र। क्या लिखा था? राजपुत्र। अगर आपको पहचानना है कि सर इसके किस पद की प्रधानता है तो सबसे पहले ना इस वाले शब्द से एक वाक्य बनाकर देखिए। वाक्य बनाओ कि मैंने कहा कि राजपुत्र दरबार में पधारे। राजपुत्र दरबार में पधारे या राजपुत्र का कल राज्याभिषेक होगा, कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं। ठीक, एक वाक्य से मैंने बनाकर देखा। अब ये जो मूल वाक्य बना है ना इस वाले राजपुत्र शब्द में ना दो पद हैं, एक राजा एक पुत्र। दोनों को जोड़कर देखो। मैंने अगर इसको जोड़ने का प्रयास किया कि भाई एक में तो पद है राजा और एक में है पुत्र। मूल वाक्य ये कि राजपुत्र दरबार में पधारे। एक पद जोड़ा कि राजा दरबार में पधारे कि पुत्र दरबार में पधारे। किस वाले वाक्य को या किस वाले पद को जोड़ने से मैं मूल अर्थ तक पहुंच रहा हूं? किस वाले पद को, यानी कौन से पद को जोड़ने से इसके सर्वाधिक नजदीक अर्थ तक हम पहुंच रहे हैं? ध्यान से समझो कि भाई राजपुत्र दरबार में पधारे, तो दरबार में कौन आया है? राजा आया है कि बेटा? राजपुत्र दरबार में पधारे तो दरबार में राजा आया कि बेटा? राजा के बारे में हमें जानकारी नहीं मिली, बेटा आया। कौन आया? बेटा। राजा क्यों? देखो ध्यान से समझो, राजपुत्र दरबार में पधारे, क्या राजा दरबार में आया कि उसका बेटा? वास्तविक रूप से आया तो बेटा है, राजा तो दरबार में पहले से ही होगा या नहीं भी होगा, हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बेटा दरबार में आया है। कौन आया? बेटा। इसका मतलब सर इस बेटा यानी इस पुत्र शब्द को जोड़ने से सर्वाधिक नजदीक अर्थ तक मैं पहुंचा। इस वजह से कहते हैं कि सर जी इसके दूसरे पद की प्रधानता है। दूसरे पद की, अगर इसमें दूसरे पद की प्रधानता है तो तुरंत हमारा उत्तर क्या होगा? तुरंत हमारा उत्तर होगा जिसमें उत्तर पद की प्रधानता हो तत्पुरुष समास। अभी तक तत्पुरुष समास पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं ये बाद का है विषय, शायद कल का, लेकिन अभी के लिए हमें पता चला कि उत्तर पद प्रधान होगा तो तत्पुरुष होगा। ऐसे भी उत्तर हो सकते हैं, जैसे किसी का पहला पद, जैसे मान के चलिए एक और वाक्य लिखा, एक और समासिक पद लिखा मैंने प्रतिदिन। क्या लिखा? प्रतिदिन। और प्रतिदिन मेरा सर दो पद है, एक है प्रति और एक है दिन। क्या है सर? एक है प्रति और एक है दिन। प्रति का मतलब होता है रोज या लगातार, और दिन का मतलब होता है सर दिवस, यानी जिस दिन में अभी हम जी रहे हैं। वाक्य बनाओ इससे, वाक्य बनाओ इससे। तो सर मैंने इससे एक वाक्य बनाने का प्रयास किया कि दादाजी प्रतिदिन टहलते हैं। दादाजी प्रतिदिन टहलते हैं, एक वाक्य का निर्माण मैंने किया। इस वाले वाक्य को बनाने के बाद सर वही सेम कंडीशन दोनों पदों को जोड़कर देखो इसके साथ, दोनों को, अर्थात कि सर इस मैंने प्रतिदिन को हटाया यहां से, एक तो बाद सर मैंने दिन जोड़ा, मतलब प्रति जोड़ा। प्रति को जोड़ने पर प्रति का अर्थ होता है रोज यानी लगातार, और एक जोड़ा दिन, और दिन का अर्थ होता है सर दिवस। दिन का अर्थ क्या होता है? दिवस। तो किस वाले पद को जोड़ने से मैं नजदीक अर्थ तक पहुंच रहा हूं, पहले पद को कि दूसरे पद को? वाक्य देखो, दादाजी प्रतिदिन टहलते हैं, तो दादाजी प्रति यानी रोज टहलते हैं या दादाजी दिन टहलते हैं। किस वाले वाक्य को जोड़ने से या किस वाले पद को जोड़ने से मैं नजदीक अर्थ तक पहुंच रहा हूं? इंपोर्टेंट बात है, किताबों में नहीं मिलती है, ठीक है ना? कि सर मैं किस वाले बात को, किस वाले पद को, तो सर मुझे पता चलता है पहले वाले पद को जोड़ने से मैं नजदीक अर्थ तक पहुंचा। पहले वाले पद को कि दादाजी रोज टहलते हैं, पहले वाले पद को, और जैसे ये चयन हो जाए कि पहले वाले पद को जोड़ने से नजदीक अर्थ तक पहुंच रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि सर अभी तक अव्ययीभाव पढ़ा नहीं है हमने, लेकिन फिर भी हमें पता चल जाएगा कि इसमें अव्ययीभाव समास है।
कि सर जिस भी समास का पहला पद प्रधान होगा, जिस भी समासिक पद का पहला पद प्रधान होगा उसे अव्ययीभाव समास कहेंगे। अच्छी जानकारी है। अभी अव्ययीभाव समास आगे चलकर पढ़ेंगे, लेकिन पहले पद की प्रधानता एमपीपीएससी अच्छे सवाल यहां से पूछती है और भी कई सारी परीक्षा अच्छे सवाल यहां से पूछती है। ठीक, अच्छा जैसे मानकर चलिए, देखो अभी अभी थोड़ी देर पहले ना हमने एक शब्द लिख लिखा था, ये रहा नीलगाय। नीलगाय, मैंने आपको एक होमवर्क दिया, या फिर अभी मुझे बताओ कि नीलगाय, नीलगाय में किस पद की प्रधानता है? नीलगाय में किस पद की प्रधानता है? पहले पद की दूसरे की? मनी मन में एक वाक्य बनाओ और मनी मन में पहले तो इसको जोड़ो फिर इसको जोड़ो, फिर बताओ किस पद की प्रधानता है, पहले पद की दूसरे। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक समय के बाद फिर बार बार लिखकर उत्तर नहीं करने होते, ये केवल मन का काम है। लेकिन फिर भी अभी हम सीख रहे हैं तो सर हम लिख रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। जैसे देखिए मैंने एक वाक्य बनाया, नीलगाय, नीलगाय दौड़ रही है। एक साधारण सा एक आसान सा वाक्य मैंने बना दिया और मैंने दोनों पदों को इसके साथ जोड़ा, दोनों पदों को जोड़ा और मैंने कहा कि भाई नीली दौड़ रही है कि गाय दौड़ रही है। पहले पद को जोड़ने से कि दूसरे पद को जोड़ने से नजदीकतम अर्थ तक किसको जोड़ने से पहुंच रहे हो? मैंने कहा नील गाय दौड़ रही है, नील गाय दौड़ रही है, तो पहले पद को जोड़ने से नजदीकतम अर्थ तक पहुंचा कि दूसरे पद को? क्या नीली दौड़ रही है कि कोई गाय दौड़ रही है? दौड़ तो गाय ही रही है, यानी दूसरे पद को जोड़ने से मैं इसके सर्वाधिक नजदीकतम अर्थ तक पहुंचा। अगर मुझे पता चल गया कि सर इसमें दूसरे पद की प्रधानता है, इसका दूसरा पद मुख्य है, तब अब सर मेरे लिए आसानी रहेगी कि सर उत्तर पद की यानी दूसरे पद की जो प्रधानता होती है ना तत्पुरुष समास में होती है, लेकिन तत्पुरुष के अंतर्गत कर्मधारय आता है, कर्मधारय के अंतर्गत द्विगु। ये बाद का विषय है कि इन तीनों में से कौन सा होगा। अभी हम ज्यादा जल्दबाजी कर नहीं रहे, अभी तो बस केवल पद की प्रधानता निकाल रहे हैं कि सर तत्पुरुष के अंतर्गत कर्मधारय, कर्मधारय का पार्ट है द्विगु, तत्पुरुष के दो भेद होते हैं, दो में से एक ही होता है, कर्मधारय के भी दो भेद होते हैं, उनमें से एक ही है। ठीक, कहीं कहीं पर चार भेद है, अभी आएंगे एक एक करके। जैसे मानकर चलिए एक और पद लिखा आपके लिए, मैंने कहा मुझे बताइए किस पद की प्रधानता है? मैंने कहा माता पिता, बताइए किस पद की प्रधानता है, पहले की या दूसरे की? सेम कॉन्सेप्ट, वाक्य बनाओ, वाक्य मैंने बना दिया, माता पिता की सेवा करना परम कर्तव्य है। माता पिता की सेवा करना परम कर्तव्य है, ठीक, बस ठीक है, या फिर हमारा परम अधिकार है, जो भी आप लिखें। अब सर इस वाले वाक्य में ना दोनों पदों को जोड़कर देखो, दोनों पदों को जोड़ो भाई, दोनों पदों को जोड़ो इसी वाले वाक्य में, दोनों पदों को जोड़ो। इस अगर मैंने पहले पद को जोड़ा तो पहला पद क्या है सर? मेरा माता। और अगर मैं दूसरे पद को जोड़ा वो पद है सर हमारा पिता। अब मुझे बताओ किस पद को जोड़ने से सर्वाधिक नजदीकतम अर्थ तक हम पहुंच रहे हैं? माता पिता की सेवा करना परम कर्तव्य है, क्या माता की सेवा करना परम कर्तव्य है कि पिता की सेवा करना परम कर्तव्य है? किस पद को जोड़ने से मैं नजदीकतम अर्थ तक पहुंचा? पहले की दूसरे कि सर माता की भी और पिता की दोनों की सेवा करना परम कर्तव्य है, कहने का मतलब दोनों पदों की प्रधानता है। किसकी है? दोनों पदों की प्रधानता है। अगर ये बात स्पष्ट हो गई ना कि सर जी दोनों पदों की प्रधानता है, तो जहां पर दोनों पद प्रधान होंगे ना उस स्थिति को द्वंद्व समास कहेंगे हम आगे चलकर। ठीक, द्वंद्व समास। एक और कि अगर मैं ऐसे कहूं आपसे कि मैंने कहा दसानन, क्या कहा मैंने? दसानन। क्या कहा मैंने? दसानन। और दसानन में ना भी सर दो पद है, जैसे एक है सर यहाँ पर 10 और 10 के साथ जो जोड़ा गया है ना, 10 के साथ जो जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है आनंद। 10 के साथ क्या जोड़ा गया है? आनंद। तो अगर मैं आपसे पूछने का प्रयास करूं कि साहब इनमें से किस पद की प्रधानता है, तो मैंने एक वाक्य बनाया कि दसानन ने माता सीता का हरण किया। दसानन ने माता सीता का हरण किया। और पद की प्रधानता पहचाननी हो तो सर पद की प्रधानता अगर पहचाननी हो तो दोनों पदों को जोड़ो, दोनों पदों को जोड़ो। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूं कि भाई 10 ने माता सीता का हरण किया कि आनंद, आनंद का मतलब होता है मुख। आनंद किसको कहते हैं? मुख को। पर्यायवाची में खूब पढ़ा है कि भाई 10 ने माता सीता का हरण किया कि आनंद यानी मुख ने माता सीता का हरण किया। तो सर हमें जानकारी मिलेगी ना तो 10 ने माता सीता का हरण किया ना आनंद ने। कोई रावण नामक एक व्यक्ति था जिसने माता सीता का हरण किया, कोई रावण नामक एक व्यक्ति था जिसने माता सीता का हरण किया। मुझे पता चलेगा ना तो पहले पद की कोई प्रधानता है ना दूसरे की, कोई तीसरा अर्थ आएगा। क्या आएगा? तीसरा अर्थ। और जैसे कोई तीसरा अर्थ आएगा ना तो सर मुझे पता चल जाएगा पहले और दूसरे पद दोनों अप्रधान है, तीसरा कोई अर्थ है, तीसरा कोई अर्थ है यानी कोई रावण था जिसने माता सीता का हरण किया। ठीक, तो जैसे मुझे ये जानकारी मिल जाएगी कि सर यहाँ पर दोनों पद अप्रधान है तो दिमाग की बत्ती जलेगी कि बहुब्री समास है। कौन सा समास है? बहुब्री। थोड़ी बहुत बातें पता चली, लगभग तो पता चला होगा कि भाई कैसे हम पद की प्रधानता निकालते हैं। इस वजह से लोग कहते हैं कि प्रधानता के आधार पर समासों के भेद चार है, पहला पद, दूसरा पद, दोनों पद और दोनों में से कोई भी पद नहीं। आगे चलकर पढ़ेंगे कि बहुब्री समासों का राजा है, आगे चलकर पढ़ेंगे कि द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं। ठीक, आगे चलकर पढ़ेंगे कि तत्पुरुष समास के दो भेद है, ये कारक आधारित समास है, ये कारक आधारित समास है। ठीक, डन, ये बातें स्पष्ट हो गई। यहां तक कोई सवाल है तो अभी क्लियर करिए, फिर चलते हैं सर समासों के पढ़ने पर, या एक स्टेप और ऊपर चलते हैं। बोलिए अव्ययी भाव का एक एग्जांपल और दे दो, अव्ययी भाव का एक एग्जांपल और दे दो। जैसे कोई भी पद, देखो अभी ना बहुत सारे शब्द और आएंगे, आगे चलकर अभी उन सभी के बारे में हम जानने का प्रयास और करेंगे। ठीक है ना, आगे चलकर और सभी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, अच्छी बात है। ठीक, डन, डन। अच्छा अब देखो, अब सर यहाँ पर एक और स्थिति आती है कि सर अभी तो हमें पता चल गया कि सर इनके पद की प्रधानता, और मैंने लिखा है यहाँ पर सामासिक पद, कह दिया सामासिक पद। कि सर सामासिक पद में समानता दो पद होते हैं, कभी कभी पहला पद प्रधान, कभी दूसरा, कभी दोनों में से कोई नहीं, इत्यादि इत्यादि स्थिति निकल कर आती है। उसके आधार पर, प्रधानता के आधार पर सर ये चार प्रकार का समास होता है। लेकिन जैसे सर मुझे पता चला कि नीलगाय एक पद था जो कि एक सामासिक पद है,
है पदों के संक्षिप्तीकरण से बना। मैंने लिखा था नीली है जो गाय, क्या लिखा था? नीली, नीली है जो गाय। इसको छोटा करके पदों का संक्षिप्तीकरण करके मैंने नील गाय कहा। यानी पदों के छोटा करने से जो सामासिक पद बनता है ना, वह पद 5 प्रकार का हो सकता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। ये सवाल था एमपीपीएससी का, तो बीपीएससी वालों आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ कि सर ये जो पद बनता है ना, ये बनता है 5 प्रकार का। या तो ये जो पद है, ये पद या तो नया शब्द जो बनेगा वो कोई संज्ञा होगा, या जो नया पद बनेगा वह सर्वनाम होगा, या जो नया पद बनेगा सर वह कोई विशेषण होगा, कुछ ना कुछ इत्यादि। 'अच्छा विशेषण होगा या फिर सर वह क्रिया होगा, या सर वह क्रिया विशेषण होगा। क्या होगा? क्रिया विशेषण। ये 5 प्रकार का शब्द बन सकता है। क्या बन सकता है? 5 प्रकार का शब्द। जैसे ये जो नीली है जो गाय को जोड़ने से नील गाय शब्द बना, ये एक संज्ञा है, किसी जानवर का नाम है। नाम है तो संज्ञा, ठीक है ना? इस तरीके के 5 प्रकार के शब्द बन सकते हैं, ध्यान में रखना। अब पढ़ते हैं समासों को। और क्या पढ़ते हैं? अब पढ़ते हैं समासों को। समास को पढ़ने पर सबसे पहला जो समास आता है सर वो आता है जिसका नाम है अव्ययी भाव समास। क्या आएगा? अव्ययी भाव समास। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। अब यहां से सर आपके समासों की गाड़ी शुरू होती है। अव्ययी भाव समास बहुत ही रोचक समास है और खूब सवाल आते हैं। जैसे हमारे पास अभी तक की जानकारियों के अनुसार एक तथ्य है कि सर इसका पहला पद प्रदान होता है। इसका पहला पद प्रदान होता है, हमारे पास एक तथ्य है। एक तथ्य, लेकिन एक तथ्य से ना बात बनेगी नहीं। हमें बहुत सारी चीजों के बारे में और पता होना चाहिए। जैसे कि सर हमें पता होना चाहिए कि अव्ययी भाव समास के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? उपसर्ग। लेकिन वह उपसर्ग कोई विशेषता ना बताने पाए। क्या ना बताने पाए? विशेषता। जैसे मैंने 2 शब्द लिखे, एक शब्द लिखा सर मैंने यथाशक्ति। क्या लिखा मैंने? यथाशक्ति। और एक तरफ लिखा जी मैंने जिसके आगे मैंने उपसर्ग जोड़ दिया पुत्र। पुत्र के आगे उपसर्ग जोड़ दिया सुपुत्र। ठीक है ना? सर यहाँ पर शक्ति के आगे भी उपसर्ग जोड़ा, वहां पुत्र के आगे भी मैंने उपसर्ग जोड़ दिया। लेकिन हमने क्या देखा कि ऐसा कोई भी शब्द जिसके प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा है बस विशेषता ना बताए, उस वाले शब्द को हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। तो सर मुझे यहाँ से ना विशेषता पता हो रही है कि सर किसी पुत्र के बारे में मैं कुछ कह रहा हूँ कि पुत्र अच्छा है। क्या है? पुत्र अच्छा है। तो जहां से विशेषता बताई जाएगी ना वहां पर अव्ययी भाव समास नहीं होगा। यहाँ पर कोई विशेषता मुझे पता नहीं चल रही, कोई विशेषता मुझे पता नहीं चल रही। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सर इस वाले पद में अव्ययी भाव समास है। जैसे मैंने कहा कि एक और शब्द लिखा जी मैंने पुत्र, और इसके आगे अगर बुरा बेटा है तो सर मैंने उसके आगे कुपुत्र जोड़ा, और एक और शब्द लिखा जिसके आगे सर मैंने कोई उपसर्ग जोड़ा आजन्म। इसके आगे भी उपसर्ग है, उसके आगे भी उपसर्ग है, लेकिन वो उपसर्ग विशेषता बता रहा है कि पुत्र कैसा है। जहां से विशेषता पता चले आपको, ऐसा कोई उपसर्ग आगे जोड़ा गया है तो वहां अव्ययी भाव समास नहीं होता, यहां होता है। ठीक, अव्ययी भाव समास कहां होता है? ठीक, अच्छा। और सर अगर हम और आगे की बारे में बातचीत करें, ऐसे शब्द जहां पर आवृत्ति हो कि लड़ाई तो घर घर की कहानी है, अक्सर सवाल आते हैं। जहां पर शब्दों का रिपीटेशन होता है ना वहां पर अव्ययी भाव समास नहीं होता है। मुझे कुछ गाइडेंस चाहिए आपसे, बात करने का कोई ऑप्शन दे दीजिए प्लीज। रूबी सिंह जी कह रहे हैं कि गुरुजी हमें बात करनी है। मैंने पहले भी शायद बताने का प्रयास किया है, किसी भी विद्यार्थी को अगर बातचीत करनी है और सीरियस है, सीरियस थोड़ी सी बातचीत है, तो वह दिए गए नंबरों पर संपर्क करे। अगर कोई जानकारी टेक्निकल टीम के ही द्वारा सॉल्व होती है तब तो अच्छी बात है, लेकिन उनको जेन्युइन समस्या अगर बताओगे ना तो वो कॉल ट्रांसफर कर देंगे, या वह बात मुझ तक पहुंच जाएगी। ठीक है ना? फिर हम आपसे संपर्क कर लेंगे। ठीक है ना? किसी को भी अगर लगता हो कि सर अब हमें थोड़ी बहुत बातचीत की आवश्यकता है, ठीक है ना? अन्यथा आप कभी भी सेंटर पर विजिट करें, आपको जो भी पॉसिबल सहायता होगी किसी भी क्षेत्र की उसके बारे में। ठीक, अच्छी बात। अब देखो यहाँ पर समझो, जहां पर शब्दों का रिपीटेशन होता हो। ठीक, अच्छा। इसके बाद की कहानी क्या है कि सर कोई भी संख्या लिखी हुई हो, उसके आगे अगर उन आ जाए, क्या आ जाए? उन, 29, 19, 59, 69, कोई भी संख्या जिसके आगे उन लगाओ। जैसे कि सर मैंने एक संख्या लिखी 30 और यही इसका समझने वाला बिंदु है। ठीक है ना? इसके आगे मैंने जोड़ दिया उन, तो सर ये जो उन जोड़ा गया है ना 30 के आगे, इसका अर्थ होता है उनका एक कम। इसका अर्थ क्या होता है? एक कम। जो 30 में एक कम संख्या है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं 29। तो सर ये आगे उपसर्ग जोड़ा गया है, और कोई भी संख्या जिसके आगे उपसर्ग जोड़ा गया हो सभी में अव्ययी भाव समास होता है। तो आप एक कैटेगरी याद करें, कोई भी संख्या जिसके प्रारंभ में उन हो, 29, 19, 59, 69, 79, कोई भी संख्या जिसके आगे उन हो, सभी में अव्ययी भाव समास। लोग संख्या देखते ही द्विगु समास उत्तर करते हैं। लोगों के मन में जैसे ही किसी संख्या का भाव जागृत होता है ना, तो उनके दिमाग में ना एक ही सवाल आता है कि संख्या है, इसलिए संख्या है तो कर दो सीधा सीधा उत्तर द्विगु समास। क्या कर दो? सीधा सीधा उत्तर कर दो सर द्विगु। लेकिन ये गलत बात है, द्विगु समास नहीं होगा। संख्याओं के संबंध में 3-4 समास निकल कर आते हैं। एक समास जो आता है जो हमने अभी देखा, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास कब होगा? जब किसी भी संख्या के प्रारंभ में उन जोड़ दिया जाए, 29, 19, 59, 69, कोई भी संख्या जिसके प्रारंभ में उन है, उनका अर्थ होता है एक कम, 30 में एक कम यानी 29, अव्ययी भाव समास। द्विगु समास वहां होगा, आगे चलकर पढ़ेंगे, जहां पर प्रारंभ में 1 से लेकर 9 तक संख्या हो और या कोई जीरो वाली संख्या हो, वहां पर क्या होगा? द्विगु। जैसे सप्ताह, चौराहा, पंचवटी। ठीक है ना? आगे 1 से लेकर 9 तक संख्या जुड़ी हो और कोई जीरो वाली संख्या हो, वहां पर क्या होता है? द्विगु। और अगर ऐसी कोई संख्या जो तोड़कर बनाई जाए, जैसे मैंने एक संख्या लिखी, जैसे इसमें ना द्वंद्व समास भी होता है।
आगे 1 से लेकर 9 तक संख्या जुड़ी हो और कोई जीरो वाली संख्या हो, वहां पर क्या होता है देखो। पर अगर ऐसी कोई संख्या जो तोड़कर बनाई जाए, जैसे मैंने एक संख्या लिखी, जैसे इसमें ना द्वंद्व समास भी होता है, जैसे एक संख्या लिखी मैंने 22, क्या लिखी मैंने 22, तो 22 अगर कोई संख्या है ना तो सर ये ऐसे बनी है कि सर 20, मैं भी जाऊंगा 2 और 20 का समूह, 2 और 20 को जोड़ने से 22 बनी है। तो पहले पद की भी प्रधानता क्योंकि 2 भी संख्या है और 20 की भी प्रधानता क्योंकि 20 भी संख्या है, दोनों संख्या है, तो दोनों पद की प्रधानता तब हम कहते हैं द्वंद्व समास। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। और अगर कोई संख्या ऐसी लिखी हो जिसका कुछ तीसरा अर्थ आ रहा हो, जैसे मैंने लिख दिया चतुर्भुज, क्या लिखा मैंने? चतुर्भुज। तो चतुर्भुज का अर्थ है 4 है भुजाएं जिसकी, इसके भी आगे एक संख्या है, लेकिन इसका तीसरा अर्थ है 4 भुजाएं भगवान विष्णु की हैं, तो यहाँ बहुव्रीहि समास होता है। तो संख्याओं को देखते ही द्विगु समास होता नहीं, संख्याओं को देखते ही 4 समास होते हैं, अव्ययीभाव, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। अव्ययीभाव कब करोगे? जब किसी भी संख्या के प्रारंभ में उन लगा होगा। क्या लगा होगा? उन। ठीक। तो सर यहाँ पर अगर किसी भी संख्या के प्रारंभ में उन लगा है तो उसका उत्तर क्या होगा? अव्ययीभाव समास। गुरुजी इधर झगड़ा हो गया, और झगड़ा तो पहले सुलझाएंगे हम, लेकिन झगड़ा हो गया, पहले झगड़े को सुलझाते हैं भाई साहब। किसको सुलझाते हैं? पहले झगड़े को। तो क्या बार बार भी अव्ययीभाव समास? कोई भी पद जहां पर शब्दों का रिपीटेशन होता हो सभी में अव्ययीभाव समास। झगड़ा किसके बीच में हुआ? गुरुजी द्वंद्व समास का मतलब संख्यावाचक, दिगु का मतलब संख्यावाचक नहीं, ये केवल एक भ्रम है। अभी जैसे जैसे करके हम समासों पर आते चले जाएंगे ना, एक एक स्थिति क्लियर होती चली जाएगी। लक्ष्मी कुमारी जी ने कुछ लिखा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा, मुझे सीखनी है उर्दू की लेखनी, लेकिन अभी मैं समझ नहीं पाऊंगा कि आपने क्या लिखा है। ठीक ठीक है ना? चलिए, कोई डाउट है तो पूछिए अभी के लिए, ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद और आगे की तरफ चलें, और आगे की तरफ चलें, आगे की तरफ अर्थात कि सर जिस भी पद में अव्ययीभाव समास होगा, जैसे मान के चलिए कोई भी पद है उसमें अव्ययीभाव समास है, वह जो शब्द बनेगा ना, तो सर हमें पता है कि शब्द 5 प्रकार का हो सकता है। जो समासिक पद बनेगा वह 5 प्रकार का हो सकता है, वह अव्ययीभाव समास से युक्त जो शब्द होगा ना वह हमेशा क्रिया विशेषण बनेगा। क्या बनेगा? हमेशा क्रिया विशेषण। यानी जिस भी पद में अव्ययीभाव समास होगा, जिस भी पद में अव्ययीभाव समास होगा, इसका जो सामासिक पद बनेगा, क्या बनेगा? इसका सामासिक जो पद बनेगा वह अव्ययीभाव समास बनेगा। मतलब इसका सामासिक पद क्रिया विशेषण बनेगा। क्या बनेगा? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, ठीक है ना? क्या बनेगा? अव्ययीभाव समास का सामासिक पद जो होगा वह क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार करता है, क्रिया विशेषण ही होता है, ठीक है ना? क्रिया विशेषण। अच्छा, मुझे एक सवाल का उत्तर बताओ, मुझे पता है कि अभी आपके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, कि गुरुजी झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, अभी हम आएंगे, ठीक है ना? पहला वाला सवाल, इस वाले सवाल का सभी लोग उत्तर बताएंगे, ठीक है ना? इस वाले सवाल का सभी लोग, सभी लोग, ठीक। सर जी आज मेरी सारी क्लास डिस्टर्ब नहीं है, क्लासेस सही नहीं है क्या? क्लासेस तो सही है, ठीक है ना? बुरी घर वालों को घर में रखो, घर वालों को घर में, ठीक है साहब, घर वालों को घर में, ठीक। कि सर मैंने कहा कि 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? संधि की प्रक्रिया है, समास की है, अव्यय की है कि छंद की है? कि सर इतना तो हमें जानकारी है या इतना कॉमन सेंस है, हम समास पढ़ रहे हैं तो समास ही हम के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है ना? अभी इसका उत्तर आप कर नहीं पाओगे, रुको जरा, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, इस वाले सवाल का उत्तर बताइए कि सर समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अगर कमेंटों पर थोड़ी सी रोकथाम हो ना, रोकथाम मतलब कि कमेंटों को थोड़ा बहुत अगर आप इग्नोर करें या कमेंटों को थोड़ा बहुत अगर आप कम करें तो समास की गहराई तक मैं आपको लेकर चला चलूंगा, ठीक है ना? मैं समास की गहराई तक आपको लेकर चला चलूंगा। दिक्कत क्या है कि जैसे जब हमारा कई बार मन है ना कि चलो इस टॉपिक की गहराई तक चलते हैं, तो बहुत सारे विद्यार्थियों के ऐसे कमेंट कि गुरुजी हमने तो हमारे हथियार डाल दिए, कि गुरुजी अब तो हमारी भैंस गई पानी में, लुटिया डूब गई सर हमारी। तो फिर हमें भी ऐसा प्रतीत है कि शायद उस स्तर तक अभी हम समझ नहीं सकते, तो हम थोड़ा बहुत बेसिक से लेकर चलते हैं या थोड़ा बहुत साधारण बताते हुए चलते हैं, ठीक है ना? ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए। मेरा मानना है ये समाज से फिर और किसी भी परीक्षा में सवाल आए तो कवर, अब चाहे इस परीक्षा का जो लेवल है चाहे मॉडरेट रहे चाहे हार्ड रहे, समाज से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना? समाज से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बशर्ते कमेंटों को थोड़ा बहुत ऐसे कि हाँ भाई हम कंट्रोल करके चल सकते हैं सर, कोई वैसे कमेंट नहीं, बाकी सब कुछ ठीक है। तो इतनी गहराई में लेकर चलेंगे ना आपको कि आप कि आनंद आएगा, आनंद आएगा। तो गहराई से पढ़ने का मतलब भी कुछ अलग होता है, हमें पढ़ाने में आनंद आता है, ठीक है? हमें सर जी विलोम विच्छेद, हाँ इसका विलोम क्या होगा? इसका समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। और इसका विलोम क्या होगा? अगर विच्छेद विकल्पों में है तो सर ये विलोम होगा, और अगर विच्छेद विकल्पों में नहीं होता तब सर मैं विग्रह को उत्तर करता, विग्रह भी नहीं होता तो सर मैं व्यास को उत्तर करता, लेकिन अगर विच्छेद विकल्पों में है विलोम शब्द तो ये होगा। लेकिन हमने अर्थ पूछा तो सर विकल्प क्रमांक ए इसका सही उत्तर होगा, ठीक है ना? क्या होगा? विकल्प क्रमांक ए इसका सही उत्तर होगा। कोई नॉर्मल में चलो यार, नॉर्मल में चलें, नॉर्मल में चलेंगे, चलो नॉर्मल में ही चलेंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अभी सब अच्छा समय थोड़ा बहुत है, आपके पास कोई डाउट है तो अभी के लिए पूछो, अन्यथा फिर यहीं से शुरू करेंगे अब कल। सर जी यहीं से शुरू करेंगे अब कल, यहीं से शुरू करेंगे सर अब कल, ठीक है ना? यहीं से शुरू करेंगे कल, कोई भी शब्द जहाँ पर प्रारंभ में उपसर्ग होगा यहीं से शुरू करेंगे कल, ठीक है ना? सर सॉरी मैं क्लास बाहर हो रही हूँ, क्या मेरी तबीयत अच्छा तबीयत ठीक नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रेस्ट करिए, आराम करिए, बहुत हुआ। सर जी आपके अनुसार चलिए, नहीं सर हाँ हमारे, मेरा तो मत यही है जब पढ़ ही रहे हो तो ठीक से ही पढ़ो, ठीक है ना? ठीक से पढ़ेंगे सर, बुक में समास विग्रह नहीं पढ़ा, समास विग्रह नहीं पढ़ा, अब पढ़ेंगे, ठीक है ना? अब पढ़ेंगे, ठीक, अभी पढ़ेंगे। पूरी अव्यय भाव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो अव्यय के भाव के संबंध, जो अव्यय का भाव रखे वो अव्यय भाव, मतलब ये बनने वाला जो शब्द है ना वो क्रिया विशेषण होता है। बनने वाला शब्द क्रिया विशेषण होता है, क्रिया विशेषण अव्यय का ही पार्ट है, अव्यय का एक भेद है क्रिया विशेषण, जो कि 4 प्रकार का होता है, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। तो ये जो बनने वाला समासिक पद होगा वह अव्यय होगा, यानी क्रिया विशेषण होगा तो अव्यय भाव समास है, ठीक? ओके, पूरी मेरा डाउट पूछो ना, पूछो डाउट पूछो, ठीक है ना? कोई बुरी कमेंट नहीं देखते, तो मेरी कमेंट देखो, कमेंट ऐसा होता है कि कभी-कभी किसी कमेंट पे निगाह नहीं जाती, गलत हो जाता है, आगे से नहीं होगा। मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हो आप, उसी जगह आइए। कोई कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, धान की कटाई चल रही है, थोड़ा विलंब हो जाता है, हम भी आ रहे हैं, मेरा बहुत मन करता है कि मैं खेतों में काम करूं। ये ना हमारे बाबा के पास 70 बीघा जमीन थी, बाबा के पास थी, और ये भाव जागृत हो गया, समझो डाउनफॉल है, इसको रे सुधर जाओ रे, ठीक है? अब क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार करता है। इस भाव में एक बार फटाफट से दोहराऊं, ठीक है ना? मैं एक बार फटाफट से दोहराऊं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अव्यय भाव के अंतर्गत हमने पढ़ा कि सर जी इसका पहला पद प्रधान रहता है, क्या रहता है? पहला पद प्रधान, ये अव्यय भाव है। कि सर बनने वाला जो शब्द होगा सर क्रिया विशेषण की तरह कार्य करेगा, यानी जो समासिक पद होगा क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार करता है।
इसमें सर अगर कोई भी संख्या आ जाए उसके आगे अगर उन लगा हो 29, 19, 59, 69, 79 कोई भी संख्या जिसके आगे उन लगा है सब में अव्ययभाव समास। ऐसी कोई भी संख्या जहां पर शब्दों की पुनरावृत्ति होती हो, भागो भागो लड़ाई तो घर घर की कहानी है, ठीक है ना, कोई भी संख्या जो कि आवृत होती हो सभी में क्या होगा अव्ययभाव समास। ठीक, ऐसी कोई भी संख्या जिसके प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हो और वह उपसर्ग विशेषता न बताता हो कि भाई अच्छा बेटा है बुरा बेटा है या फिर अच्छी किताब, ऐसे विशेषता न बताए। कोई भी अगर आगे उपसर्ग है, उपसर्ग निकालना हमें आता है, आगे कुछ भी जुड़ा होगा मूल शब्द के समझना अव्ययभाव समास है, बस विशेषता न बताए कि अच्छा है बुरा है ऐसा है वैसा ना। आज जन्म यथाशक्ति प्रतिदिन सभी में उपसर्ग सभी अव्ययभाव समास। ठीक ठीक, उसके बाद अगला जो हमारा समास शुरू होता है वो होता है तत्पुरुष। अब नजर बढ़ाकर रखना, ठीक है ना, अगला जो समास है इस समास का नाम क्या है तत्पुरुष समास। अब देखो ध्यान से समझिए तत्पुरुष समास, सभी लोगों को ध्यान से समझना है। पहला इसके दो भेद होते हैं सर, कितने भेद होते हैं इसके? दो भेद कौन कौन से? एक होता है समानाधिकरण, समानाधिकरण तत्पुरुष समास, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। एक होता है व्याधिकरण तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? दो, समानाधिकरण और व्याधिकरण। सर जी आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि ये जो हमारा समानाधिकरण है ना इसी को कर्मधारय समास कहते हैं। समानाधिकरण को क्या कहते हैं? कर्मधारय समास, यानी कर्मधारय समास समानाधिकरण तत्पुरुष समास का पार्ट है। इस वजह से हमने कहा कि इसका दूसरा पद प्रदान होता है तो बाय डिफॉल्ट इसका भी दूसरा पद प्रदान होगा। इसके दो भेद होते हैं, उन दो भेदों में से एक के चार भेद और होते हैं, उनमें से एक है द्विगु समास, यानी कर्मधारय का पार्ट है द्विगु समास। अगर इसका दूसरा पद प्रदान है इसका भी होगा, इसका भी दूसरा पद प्रदान होगा, ठीक है ना। लेकिन प्रयोग और अर्थ की दृष्टि से इसको पढ़ते हैं बिल्कुल सेपरेट। कैसे पढ़ते हैं? बिल्कुल अलग। तब छह भेद होते हैं, यानी मूल रूप से जो हमारा तत्पुरुष समास है ना वो ये है। इसको लपेटना है अच्छे तरीके से। देखो यहां पर ध्यान लगाओ कि सर ये जो समास है ना ये कारक प्रधान समास है। कैसा प्रधान? कारक प्रधान, यानी कारकों से निर्मित समास है। कारक हमने पढ़ रखे हैं, हिंदी में कितने होते हैं? हिंदी में कारकों की संख्या, हिंदी में कारकों की संख्या 8, हिंदी में कारक 8, संस्कृत में 6। हिंदी में कितने कारक होते हैं? 8। कौन कौन से? हिंदी में 8 कारक कौन कौन से हैं? जैसे ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? रटा हुआ है सर ये तो। अच्छा भाई रटा हुआ है तो मुझे बताओ कि सर जी एक तो ऐसे पढ़ा था कर्ता, कि सर जी एक तो कर्ता कारक होता है, मैंने कहा वाह क्या बात है। कि सर जी फिर कर्म कारक होता है, मैंने कहा वाह ये भी बात ठीक है। कि सर जी करण कारक भी होता है, मैंने कहा ये भी ठीक है, आई एम प्राउड ऑफ यू। कि सर जी एक संप्रदान कारक होता था, आई एम आल्सो प्राउड ऑफ यू। फिर आपने कहा कि गुरुजी इसको मत भूलना अपादान कारक को, मैंने कहा अरे वाह ये भी पता है आपको। फिर आपने कहा कि गुरुजी हमें तो ये भी पता है कि संबंध होता है, ये संस्कृत में नहीं होता था सर, मैंने कहा अरे वाह ये भी जानते हो भैया। फिर आपने कहा कि सर जी एक संबोधन करके, अच्छा माफी चाहूंगा, एक सर अधिकरण करके भी तो होता था, मैंने कहा हाँ जी होता तो था अधिकरण, और एक होता था संबोधन। कुल मिलाकर कितने कारक थे? 8। कितने कारक थे? 8। इन 8 कारक की विभक्तियां, विभक्ति सर एक की विभक्ति कर्ता कारक की विभक्ति होती थी ने, कर्म कारक की विभक्ति को, करण कारक की विभक्ति से साधन के लिए, संप्रदान कारक की विभक्ति होती थी के लिए, अपादान कारक की विभक्ति होती थी से अलग करने का भाव, दूरी का भाव, छुपाने का भाव, गुरु से सीखने का, लज्जा तुलना, इन सभी के लिए पढ़ा। संबंध काकी के, रारी रे नानी ने, अधिकरण में दो विभक्ति आती थी मैं और पर। संबोधन आदि सुनते हो जहां से किसी को पुकारा जाए। ये 8 प्रकार की विभक्ति, ध्यान से सुनो। कोई भी शब्द जिसको तोड़ने पर बीच में कोई भी कारक की विभक्ति आती है तत्पुरुष समास। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं मुझे इस वाले शब्द में बताइए, इस वाले शब्द में कौन सा समास होगा? शब्द क्या है? राजपुत्र। और जैसे ही पता चल जाएगा राजपुत्र विग्रह करूंगा ना तो बीच में आएगा राजा का पुत्र, बीच में क्या आएगा? कारक, बीच में क्या आएगा? कारक। कि सर ये कारक है कारक है तो तत्पुरुष समास। इनको तो सेपरेट ही पढ़ेंगे, इनको तो सेपरेट ही पढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही कारक चिन्ह आएगा तो तत्पुरुष। जैसे एक सवाल मैंने पूछा आपसे वनवास, बताओ कौन सा समास होगा? कि सर वनवास बीच में कोई भी कारक की, इनको तो सेपरेट ही पढ़ेंगे, इनको तो सेपरेट ही पढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही कारक चिन्ह आएगा कौन सा समास होगा? कि सर वनवास में कौन सा समास होगा? बीच में देखना, बीच में क्या आएगा? वन में वास, वन में वास, वनवास, वन में वास, वनवास, वन में वास तो वनवास। एक और बात कि सर जी तत्पुरुष समास तो होगा, ये हम भी मानते हैं, लेकिन इसके बीच में कभी कर्ता कारक की विभक्ति नहीं आएगी और एक कभी संबोधन कारक की विभक्ति नहीं आएगी। दो विभक्ति कभी नहीं आएंगी, ठीक है ना, दो विभक्ति कभी नहीं आएंगी। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि वास्तविक जो हमारा व्याधिकरण तत्पुरुष है, कारक प्रधान है, कारक 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन 6 प्रकार के कारकों से बनता है। कितने? 6। एक कर्ता से नहीं बनता और एक संबोधन से नहीं बनता, ध्यान रखना। कर्ता और संबोधन से ये नहीं बनता है, ठीक है ना, नहीं बनता है। अच्छा सर एक स्टेप और आगे चले, एक स्टेप और आगे, इसको मैं हटा दूं क्योंकि इनको तो सेपरेट ही पढ़ेंगे, अभी हमारा पूरा फोकस वहां है, ठीक है ना। इसको मैं अभी के लिए यहां से हटा रहा हूं, रुको जरा, अगले पेज से हटाने का प्रयास करते हैं। इसी कॉपी हो गया। अब देखो यहाँ देखो एक बात, परीक्षा इतनी सरल नहीं रही है। उसने पूछा कि सर मुझे बताइए राजपुत्र में कौन सा समास है, पहला सवाल, ठीक है। तो पहला सवाल तो ये है कि क्या यहाँ पर सर अव्ययीभाव समास है? क्या सर यहाँ कर्मधारय समास है? क्या सर यहाँ द्विगु समास है? क्या सर यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास है? उत्तर बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बताओ कौन सा समास है? ABCD 4 विकल्प। राजपुत्र में कौन सा समास होगा? एक सेकंड में उत्तर तत्पुरुष। सीधा उत्तर क्या होगा? सर बीच में राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, तो सर बीच में कारक चिन्ह आएगा, मेरा उत्तर हो जाएगा डी। क्या उत्तर होगा? डी। लेकिन सर क्या, लेकिन ये की परीक्षाएं इतना सिंपल बहुत कम पूछती है, पूछती तो है लेकिन वह आपको ऐसे देगा, बताइए कर्ण तत्पुरुष है क्या, बताइए संप्रदान तत्पुरुष है क्या, बताइए अपादान तत्पुरुष, या फिर वह कहेगा बताइए क्या संबंध तत्पुरुष है क्या, या वह कहेगा कि बताइए अपादान तत्पुरुष है क्या। कौन सा तत्पुरुष है? यानी जिस कारक चिन्ह की विभक्ति उसमें निहित होगी ना वही तत्पुरुष होगा। जैसे कोई भी समासिक पद है उसमें कर्म कारक की विभक्ति आएगी तो वो कर्म तत्पुरुष होगा, किसी में संप्रदान की आएगी तो वह संप्रदान तत्पुरुष होगा, किसी में अगर इसकी आएगी तो जैसे राजपुत्र, राजपुत्र यानी कि सर राजा का पुत्र, और काकी के रारी रे संबंध कारक की होती है, और यहाँ पर संबंध तत्पुरुष हमारा विकल्प तुरंत सी उत्तर। ध्यान रखना, यहाँ तक भी परीक्षाएं खूब पूछती हैं। इससे एक स्टेप और अब चलती हैं। कैसे? हमें पता है कि सर इसका नंबर कारक में पहला, ये क्रम से लिखे हैं, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, ये चौथा नंबर है, पांचवा, ये छठवां, ये सातवां और ये आठवां। हम ये जानते हैं कि पहले चिन्ह से और आठवें चिन्ह से तो तत्पुरुष समास नहीं बनता। परीक्षाएं देखो इस तरीके से पूछती हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई वनवास, क्या पूछा मैंने? वनवास। या फिर इसी वाले सवाल को वो बोलेंगे कि बताइए इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है? द्वितीय तत्पुरुष है क्या? वह बोलेंगे तृतीय तत्पुरुष है क्या? वह बोलेंगे पंचम तत्पुरुष है क्या? या वह बोलेंगे कि बताइए इसमें
षष्ठी तत्पुरुष है क्या? उत्तर बताओ क्या होगा जी इसका? बताओ सब, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा? ABCD। राजपुत्र में कौन सा तत्पुरुष है? तो वो नंबर के आधार पर पूछनी है कि भाई द्वितीय तत्पुरुष का मतलब क्या होगा? द्वितीय दूसरे नंबर का कारक ये है, तो सर इसका मतलब है कर्म तत्पुरुष, यानी कर्म कारक की विभक्ति। तृतीय का मतलब क्या है? तृतीय का मतलब है करण। पंचम का क्या मतलब है? पंचम का मतलब है अपादान। सातवें का मतलब क्या है? सातवें का मतलब अधिकरण, यहाँ पे लिखा षष्ठी, षष्ठी का मतलब होता है छठवां। ये सर ये है, यानी इसका उत्तर क्या होगा? डी, षष्ठी। क्या होगा? षष्ठी। ये किस किस को याद है? जरा हाथ खड़ा करो। सर जी कारक चिन्ह कौन सा किस नंबर पर आता है? याद है? जब हमने कारक चिन्ह पढ़े थे तो मैंने कहा था कि इंपोर्टेंट है, इनको याद करना। 6 प्रकार के कारकों से तत्पुरुष समास बनता है, कर्ता और संबोधन, इनसे नहीं बनता। इस वजह से कई बार सवाल आता है कि बताइए व्याधिकरण तत्पुरुष के कितने भेद हैं? तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? तो तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं, व्याधिकरण और समानाधिकरण। समानाधिकरण को ही कर्मधारय कहते हैं, इसके अंतर्गत द्विगु समास आएगा। ये हमारा आप ये आगे का विषय है, ठीक है ना? क्या ये आगे का विषय है कि सर जी कर्मधारय और द्विगु, इसको याद रखना है। जैसे मैंने एक सवाल पूछा आपसे, एक सवाल पूछा मैंने कि सर वनवास, वनवास में नंबर के आधार पर भेद बताओ कौन सा होगा? तो अगर आपको पता है कि वनवास तो वन में वास में, अगर यहां तक कोई सवाल रहा कि बताइए कौन सा तत्पुरुष है, तो सीधा उत्तर किसका कारक चिन्ह आया तत्पुरुष समास होगा। ये अधिकरण कारक का चिन्ह है तो अधिकरण तत्पुरुष। लेकिन अब पता होना चाहिए कि अधिकरण का नंबर क्या है। अधिकरण का नंबर क्या है? 7वां। तो विकल्प में ऐसे लिखा होगा सप्तमी तत्पुरुष, तो इसका उत्तर क्या होगा? सप्तमी तत्पुरुष, ठीक है ना? सीधा उत्तर आएगा। इससे सर्वाधिक सवाल आते हैं तत्पुरुष से या बहुव्रीहि से आते हैं, ठीक है ना? क्योंकि वो समासों का राजा है और यहां से सवाल अच्छे बनते हैं, इस वजह से परीक्षकों का फेवरेट टॉपिक है। ठीक, बात स्पष्ट हुई? एक और सवाल, रुको 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 रुको, चलो कैसे बता दो। कन्यादान, कन्यादान में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष है, अव्ययीभाव है, कौन सा है? तो पहचान पाए कि सर बीच में क्या आएगा? कन्या का दान, कन्यादान, कन्या का दान यानी कन्यादान। सर कारक चिन्ह आएगा तत्पुरुष है। तत्पुरुष में सर ये संबंध कारक होगा तो सर संबंध तत्पुरुष होगा। संबंध का नंबर छठवां होता है तो सर षष्ठी तत्पुरुष होगा। यही विकल्पों के आधार पर सवाल बनते हैं और इससे बाहर कुछ नहीं, ठीक है ना? इससे बाहर कुछ नहीं। इसे कन्या का दान, कन्यादान, कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। ठीक कि सर ये हमें पता चल गया कि कारक चिन्ह आएगा। अगर नहीं याद है तो हम सर इनको याद कर लेंगे कि पहले नंबर पर कौन सा है, दूसरे पर कौन सा है, तीसरे पर कौन सा है, इत्यादि इत्यादि, लेकिन याद करना है। ठीक, आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ते सर अब आती है बारी समानाधिकरण तत्पुरुष की, जिसे हम कर्मधारय कहते हैं। किसकी बारी आती है? समानाधिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरण तत्पुरुष, तत्पुरुष। इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही कहते हैं कर्मधारय समास। तो डायरेक्ट परीक्षा पूछती है कि कर्मधारय का उपनाम क्या है? कर्मधारय समास, ठीक है ना? परीक्षक जहां तक सोच सकता है वहां तक हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कि कहां तक सवाल पूछ सकता है। देखो कर्मधारय समास हमसे कहता है कि सर जी इसमें विशेषण विशेषण का संबंध होगा। इसका संबंध होगा विशेषण विशेषण का संबंध, और इन दोनों बिंदुओं को हम समझ चुके हैं पहले ही। नहीं पता है तो एक बार मैं फिर से बताऊं, विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण कहते हैं जो शब्द विशेषता बताए, जो शब्द विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण। विशेष्य किसे कहते हैं? सर जी विशेष्य से हमारा तात्पर्य है कि जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विशेषता बताई जाए, उसे हम कहते हैं विशेष्य। जैसे ध्यान से समझिए, एक शब्द मैंने लिखा नील गाय। क्या लिखा मैंने? नील गाय, नील गाय। ध्यान से देखो, तो मैं गाय की विशेषता बता रहा हूं कि गाय कैसी है? नीली। विशेष्य क्या है? किसकी विशेषता बताई? गाय की, गाय की। पेन कॉपी को थोड़ी देर रखो, ठीक है ना? देखो पूरा लिखा हुआ नोट्स, पूरे लिखे हुए नोट्स आएंगे, ठीक है ना? पेन कॉपी रखो, लिखा हुआ वर्षों से पुस्तकों में आ रहा है। एक सेकंड, एक कॉल है, जस्ट मिनट बस, है ना? एक सेकंड बस। तो अगर हम यहाँ पर बातचीत करें, जैसे मैंने एक शब्द लिखा नील गाय, क्या लिखा था मैंने? नील गाय। तो सर मैंने किसकी विशेषता बताई? मैंने गाय की विशेषता बताई। किसकी विशेषता? गाय की। जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। गाय कैसी है? नीली है। जो विशेषता बताने वाला शब्द है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण। कि सर ये विशेष है और ये विशेषण। कर्मधारय समास। या कि सर इसमें उपमेय और उपमान, इसमें उपमेय और उपमान का भी बोध होता है। जैसे उपमेय आपके में अलंकार नहीं है, लेकिन हम देखो उपमेय बोलते हैं किसे? वहां पर ये टॉपिक बहुत आते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म। उपमेय कहते हैं जिसकी तुलना की जाती है। जैसे हमारे कंप्यूटर जी अपने धर्मपत्नी के चेहरे की तुलना करते हैं चंद्रमा से। इसे चांद सा रोशन चेहरा है, क्या कहते हैं? वो चांद सा रोशन चेहरा। तो चेहरे की तुलना हुई, जिसकी तुलना की जाती है। आपके माता पिता आपकी तुलना करते होंगे वर्मा जी के लड़के, शर्मा जी के लड़के से, या उनकी लड़की से। किसे? जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उपमेय। उपमान किसे कहते हैं सर? उपमान कहते हैं जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है। और जिससे तुलना की जाती है ना, उसे उपमान कहेंगे। ये प्रसिद्ध कोई वस्तु होगी, वर्मा जी के लड़के या शर्मा जी की लड़की से इस वजह से तुलना होती है क्योंकि वो प्रसिद्ध है, सेलेक्ट हो चुकी है। ठीक, अच्छी बात। ठीक, आगे बढ़ो। जैसे मैंने एक शब्द लिखा चंद्रमुख, क्या लिखा? चंद्रमुख। इसका मतलब है कि सर मुख की तुलना चंद्रमा से हो रही है कि तुम्हारा मुख चंद्र के समान है। तो जिसकी तुलना होती है वो तो है उपमेय, जिससे होती है वो है उपमान। तो जहां उपमेय उपमान का संबंध हो या जहां विशेषण विशेष का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ये है समझने वाली बात। अगर ट्रिक के आधार पर बातचीत करें तो ट्रिक के आधार पर उत्तर हो जाते हैं थोड़े से जल्दी। जैसे इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है जो कि हमारे ही द्वारा बनाई गई है। एक शॉर्ट ट्रिक है कर्म है जो धारय के समान, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। यानी सर ये शॉर्ट ट्रिक है किसकी? कर्मधारय समास की। किसकी शॉर्ट ट्रिक है? कर्मधारय समास की। ध्यान से, किसी भी समासिक पद को तोड़ने पर बीच में है जो आ जाए या बीच में के समान आ जाए, आंख बंद करो और कर्मधारय समास। क्या तो करोगे? कर्मधारय। जैसे इसको तोड़ने पर आएगा नीली है जो गाय, इसको तोड़ने पर क्या आएगा? नीली है जो गाय। जैसे ही है जो आएगा तो कर्मधारय, कर्मधारय समास है। ध्यान से, मैंने कहा चंद्रमुख, इसका उत्तर होगा चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख। क्या उत्तर होगा जी इसका? चंद्र के समान मुख। इसका तात्पर्य क्या है कि सर यहाँ पर उपमेय और उपमान का संबंध है, जैसे ही के समान आया तो तुरंत मेरा उत्तर क्या होगा? कर्मधारय। या तो है जो आ जाए या के समान आ जाए। ठीक, अगर है जो आएगा तब तो ध्यान में रखना कि विशेषण विशेष का संबंध है, नीली है जो गाय। और अगर के समान आएगा तो समझ जाना कि सर ये उपमेय और उपमान का संबंध है। ठीक है, है जो आएगा तो विशेषण विशेष का संबंध और के समान आएगा तो उपमेय उपमान का संबंध। एक सवाल मुझे बताओ, एक सवाल मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताइए सबसे पहले तो इसमें कौन सा समास होगा? अधमरा, बीपीएससी। अधमरा कौन सा सवाल है? कौन सा समास होगा? अधमरा। हेलो सर, अभी जी बोल रहे हैं, रिज्वाइन करो। अच्छा कोई बफरिंग हो रही है क्या? बफरिंग की दिक्कत है क्या?
कल आप डी नहीं खाए, हमसे झूठ बोले थे। नहीं, कल तो मैंने दावत खाई थी। कल मैं गया था हमारे एक सर के साथ, बिना बुलाए दावत खाई। दावत खाने के बाद आनंद आया फिर तो। तो सर अध मरा, तो सर इसके बीच में क्या आएगा? आधा है जो मरा। क्या आएगा? आधा है जो मरा। और जैसे ही है जो आएगा तो उत्तर क्या होगा? कर्मधारय समास। और है जो आ रहा है तो इसका मतलब है कि सर विशेषण विशेष का संबंध है, कि मैं किसी मरे की विशेषता बता रहा हूं कि वो भी पूरा नहीं आधा मरा है, कि किसी मरने वाली की विशेषता बताई कि वह आधा मरा है, तो इसका मतलब क्या होगा? कर्मधारय समास से विशेषण विशेष का है। ठीक है? एक और सवाल बना एमपीपीएससी में, उसने पूछा चंद्रमुखी। चंद्रमुखी, अब चंद्रमुखी ना एक विवादास्पद पद है। चंद्रमुखी का अर्थ कोई तीसरा भी हो सकता है, कोई नायिका इत्यादि, कि किसी ने अपनी पत्नी को कहा कि तुम्हारा मुख तो तुम तो चंद्रमुखी हो। ठीक है ना? लेकिन आयोग के द्वारा इसमें भी उपमेय उपमान का संबंध माना गया और कहा कि चंद्र के समान मुख वाली, तो सर इसका भी उत्तर कर्मधारय माना गया। ठीक है ना? तो या तो चंद्रमुख आ जाए या चंद्रमुखी, बात वही है। ठीक कि सर जी यहां तक बात क्लियर? आगे बढ़ो, एक स्टेप और आगे बढ़ो कि सर कर्मधारय के अंतर्गत एक समास आता है जिसका नाम है दिगु। क्या है दिगु? ध्यान से, दिगु जो है ना, ये सर संख्या प्रधान समास है। इसका जो प्रथम पद है वो संख्यावाचक होता है। उत्तर पद की तो प्रधानता सर यहां भी होती है, यानी दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है? उसके साथ संख्या आधारित समास है, और हमने पढ़ लिया था कि संख्या ना, संख्या से 4 समास बनते हैं, केवल दिगु नहीं बनता। संख्या से तो सबसे पहले पढ़ा था जी हमने, अव्ययी भाव समास से बनता है। कौन सा बनता है? अव्ययी भाव। संख्या से सर एक दिगु समास भी बनता है। संख्या से सर एक आपका द्वंद्व समास भी बनेगा। संख्या से सर एक बहुव्रीहि भी समास बनेगा। इसको आप धीरे धीरे करके समझ रहे हैं। हमने ये तो समझ लिया कि संख्या मतलब कोई भी संख्या जिसके पहले उन लगा है, 29, 19, 59, कोई भी संख्या जिसके पहले उन है, अव्ययी भाव समास। दिगु के बारे में कल बातचीत हुई थी। अगर प्रारंभ में 1 से लेकर 9 तक संख्या हो और ऐसी कोई संख्या जिसके पीछे 0 हो, 2 संख्याएं होंगी तो 1 0, 3 संख्याएं होंगी तो 2 0, 4 संख्याएं होंगी तो 3 0 और 5 संख्याएं होंगी तो 4 0। ठीक है ना? इस तरीके की अगर कोई संख्या है तो वहां पर दिगु समास। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं सप्ताह, क्या पूछूं मैं? सप्ताह, तो आगे क्या है? स्पीड तेज हो तो बोल देना आई लव यू सर, आई लव यू टू। ठीक, कि सर एक शब्द क्या है? सप्ताह। सप्ताह मतलब 7 ताहों का समूह, ताह बोलते हैं दिवस को, दिन को। ठीक है ना? कि सर 7 आगे एक संख्या है, 7 आगे 1 से लेकर 9 तक संख्या है, क्या उत्तर होगा? दिगु समास। मैंने कहा पंचवटी, इसे 5 वटों का समूह, मतलब वट कहते हैं पेड़ को, बरगद के पेड़ को। ठीक है ना? तो 5 पेड़ है तो उसी स्थान को पंचवटी बोल दिया। मैंने कहा नवरत्न, सप्तऋषि, आगे 1 से लेकर 9 तक संख्या होगी तो उत्तर क्या होगा? दिगु समास। या अगर मैं पूछूं बताइए 100 में कौन सा समास है? कौन सा है? दिगु। मैं पूछूं 1000 में, 10 में, 20 में, 30 में, 2 अंकों की संख्या तो 1 0, 3 अंकों की है तो 2 0, 4 अंकों की है तो 3 0 होनी अनिवार्य है। ठीक है ना? इस तरीके की कोई भी संख्या होगी तो वहां पर दिगु समास। द्वंद्व, द्वंद्व में से हमने इसको ऐसे पढ़ा कि ऐसी कोई संख्या जिसको तोड़कर मैं लिख सकूं, जैसे 22, 2 और 20 का समूह। अब यहाँ 2 भी प्रधान है और 20 भी, दोनों संख्याओं की प्रधानता है तो सर दोनों पद प्रधान होंगे तो द्वंद्व समास होता है, जैसे माता पिता। आगे चलकर पढ़ोगे आप इसको। लेकिन अगर ऐसी कोई संख्या है 22, 40, 55, 56, 57, कोई भी संख्या जिसको तोड़कर लिखे, उसमें उत्तर क्या होगा? दिगु गलती से नहीं, द्वंद्व। जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखी 100, अब 100 को ना ऐसे लिख नहीं सकते कि 50 और 50 का समूह, ये सार्थक नहीं है। 100 अपने आप में एक निश्चित संख्या है तो 100 तो ऐसे ही है, तो इसमें दिगु समास। लेकिन अगर आपने ऐसे लिखा 40, तो सर 6 और 40 का समूह होता है, 6 भी प्रधान 40 भी प्रधान, दोनों पदों की प्रधानता, सीधा द्वंद्व समास होता है, फिर दिगु नहीं होगा। दिगु कब तक होगा? दिगु जब तक होगा जब सर कोई एक संख्या 1 से लेकर 9 तक आगे जुड़ी है या कोई जीरो वाली संख्या है। एक और सवाल कि सर अगर 120 लिखा है मैंने, कौन सा समास होगा? ठीक है ना? 120 में कौन सा समास होगा? 120 में तो सर हम तो नियम पढ़ के आए कि अगर 3 अंकों वाली संख्या है तो 2 के पीछे 0 होगा तब दिगु समास होगा। वहां तो 1 के ही पीछे 0 था। कहने का मतलब ये संख्या ऐसे बनी है 20 और 100 का समूह, यानी जोड़कर बनी है, दोनों की प्रधानता तो द्वंद्व समास। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। कौन सा समास होगा? दिगु नहीं, क्योंकि 3 अंक की संख्या थी, 2 के पीछे 0 होता तब तो ये बनता, लेकिन 1 के पीछे था, 1 के पीछे था तो द्वंद्व। ठीक है ना? कि सर एक संख्या से रिलेटेड एक और हमने नियम पढ़ा था कि बहुव्रीहि भी होता है। जैसे एक संख्या लिख दी सर मैंने चतुरानन, चलिए चतुरानन, आगे 4 संख्या है, 4 संख्या होती है, 1 से लेकर 9 तक संख्या आ रही है, ऐसी कोई संख्या तो दिगु होता है। लेकिन सर चतुरानन का कोई तीसरा अर्थ है, 4 मुख वाला, यानी ब्रह्मा जी। अगर तीसरा अर्थ, ये जितनी भी संख्या लिखी कोई तीसरा अर्थ नहीं है, तीसरा अर्थ होता तब तो सर बहुव्रीहि होता, इनका कोई तीसरा अर्थ नहीं, इसका तीसरा अर्थ है, इसका तीसरा अर्थ है तो बहुव्रीहि। जैसे मैंने एक संख्या लिखी 55, 55 मतलब जिसके 5 मुख हो, भगवान शिव को कहते हैं, हनुमान जी को कहते हैं। आगे 5 संख्या है, लेकिन अर्थ क्या है? जिसके 5 मुख हो, तो सर हनुमान जी होंगे, भगवान शंकर होंगे, तीसरा अर्थ आएगा तो बहुव्रीहि। ध्यान रखना कि दिगु समास का उत्तर होगा प्रारंभ में 1 से लेकर 9 तक संख्या जिसका कोई तीसरा अर्थ ना हो, जैसे सप्ताह, पंचवटी, नवरत्न। जैसे मैं एक शब्द लिखूं त्रिभुवन या त्रिशूल, त्रिशूल, तो इसका कोई तीसरा अर्थ नहीं है। ठीक, इसका कोई तीसरा अर्थ नहीं है, तीसरा इसका अर्थ। लेकिन अगर मैं लिख दूं त्रिनेत्र, त्रिनेत्र इसका तीसरा अर्थ है, त्रिशूल का कोई तीसरा अर्थ नहीं है, दिगु समास है। लेकिन त्रिनेत्र में क्या होगा? त्रिनेत्र जिसके 3 नेत्र होंगे, अब इसका अर्थ भगवान शंकर आएगा, तीसरा अर्थ आएगा तो अभी बहुव्रीहि समास होगा, आगे चलकर पढ़ेंगे इसको। ठीक है ना? लेकिन अभी के लिए दिगु समास प्रारंभ में 1 से लेकर 9 तक संख्या या 0 वाली संख्या, जिसका कोई अलग अर्थ नहीं आएगा। क्लियर? क्लियर? शब्द पर ध्यान देना कि बोला क्या जा रहा है। ठीक है ना? ठीक है ना? डन? हाथ खड़ा करो ऐसे कि गुरुजी बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना? बहुत अच्छी बात है। ठीक, क्लियर? क्लियर, चलो साहब क्लियर हुआ। डन। यानी दिगु में उत्तर पद की प्रधानता होगी 1 से लेकर 9 तक संख्या होगी या कोई 0 वाली संख्या, 4 अंक की संख्या है तो 3 0, 5 अंक की संख्या है तो 4 0, ऐसे 0 होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से अगला जो समास आता है ना, उसका नाम है बहुव्रीहि। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। और इस पर स्टार लगाओ, एक बात समझो इसकी। ठीक है? बहुव्रीहि समास ध्यान से समझना है। इसे बहुव्रीहि समास जो है ना, इसके सर दोनों पद अप्रधान होते हैं। कैसे होते हैं? दोनों पद अप्रधान। इसके सर दोनों पद कैसे होते हैं? अप्रधान। अप्रधान मतलब प्रधानता नहीं है दोनों पदों में से किसी की भी। दोनों पद अप्रधान होते हैं। इसके बाद की अगर हम यहाँ पर बातचीत करें, जैसे सर इसमें कोई तीसरा अर्थ निहित होता है। तीसरा अर्थ, ऐसा कहना गलत है कि तीसरे पद की प्रधानता होती है, नहीं, तीसरा अर्थ आता है। ठीक है ना? इसमें कोई तीसरा अर्थ आएगा, यानी से तीसरा अर्थ आएगा तो इसे कहते हैं अर्थ प्रदान। क्या कहते हैं इसको? अर्थ प्रदान। जैसे एक शब्द लिखा जी मैंने वज्रपाणी, वज्रपाणी, यानी सर इसका समासिक विग्रह होगा वज्र है पानी में जिसके, वह वज्र है पानी में, पानी कहते हैं हाथ को, किसके हाथ में वज्र है, तब सर इसका अर्थ इंद्र आएगा। क्या आएगा? इंद्र।
यानी अब ना तो वज्र ही इसका अर्थ था, ना ही हाथी था, इसका अर्थ था इंद्र। इस वजह से कहते हैं ना पहले पद की प्रधानता ना दूसरे की, कोई तीसरा अर्थ आएगा, यानी अर्थ प्रधान समास है। अर्थ प्रधान समास है तो इसको कहते हैं समास का राजा। क्या कहते हैं इसको? समास का राजा। क्यों? क्योंकि सर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि शब्द क्या लिखा है, व्यक्ति ने इसका क्या अर्थ लिया वो महत्व है। अर्थ की ही महत्वता होती है। ये अर्थ प्रधान समास है, इस वजह से समासों का राजा। या परीक्षाएं कभी कभी पूछती हैं सर्वश्रेष्ठ समास कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ कौन सा समास है? बहुब्री। तीसरा अर्थ है। जैसे एक सवाल मैंने अगर आपसे पूछा कि साहब मुझे बताइए, एक सवाल मैंने कहा आपसे वाग्य देवी एक शब्द लिखा, क्या लिखा? वाग्य देवी। वाग्य देवी, वाग्य देवी। अब देखो ये एक समासिक पद है, इसका समासिक विग्रह ऐसे है कि जो वाक की देवी हो, यानी वचनों की जो देवी हो। इसका अर्थ आएगा माता सरस्वती। इसका अर्थ क्या आएगा? माता। ना तो इसका अर्थ वचन आएगा, वाक नहीं आएगा, देवी भी नहीं आएगा, माता सरस्वती इसका अर्थ आएगा। तो तीसरे पद की प्रधानता। जैसे एक शब्द लिख दिया मैंने सड़ानन। सड़ानन जैसे जिसके 6 आनन हो, 6 आनन मतलब 6 मुख हो, कौन होंगे? कार्तिक जी। और कार्तिक जी यानी ना तो 6 अर्थ होगा, ना ही आनंद। आनंद कहते हैं मुख को। पर्यायवाची नहीं पढ़े ना तो नहीं पता चलेगा कि आनंद मुख को कहते हैं। डिटेल में पर्यायवाची पढ़ाए गए हैं, शुरुआत की क्लासेस को देखने का प्रयास करना, ठीक है ना? अगर पर्यायवाची किसी ने नहीं पढ़े तो ये रूट शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं? रूट। ठीक। अच्छा, जैसे आनंद यानी मुख, सट यानी सर, इसका मतलब होता है जिसके 6 मुख हो। तीसरा तो सर अर्थ प्रधान समास है, दोनों पदों में से किसी की प्रधानता नहीं। आगे बढ़ो, एक लास्ट समास और है, फिर करेंगे प्रैक्टिस। कौन सा समास है? द्वंद्व। द्वंद्व समास। इसलिए द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा। क्या होता है? देखो एक तो द्वंद्व ये है, ठीक है ना? इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जोड़ा। एक द्वंद्व है, क्या है? द्वंद्व। इसका अर्थ होता है युद्ध। इसका अर्थ क्या होता है? युद्ध। तो सर इसका अर्थ युद्ध नहीं होता, इसका अर्थ जोड़ा होता है। क्या होता है? जोड़ा। यानी ऐसे पद जो जोड़े में मिले। ठीक, ऐसे पद जो जोड़े में मिले। जैसे कि सर इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है, दोनों पद प्रधान रहते हैं सर इसमें, ठीक है ना? अच्छा, कि जैसे मैंने लिखा माता पिता, क्या लिखा मैंने? माता पिता। तो माता भी प्रधान है, पिता भी। मैंने लिखा भाई बहन, चाचा चाची, ठीक है ना? दोनों की। या फिर मैं लिख दूं सत्य असत्य, क्या लिख दूं? सत्य असत्य। या मैं लिख दूं धर्म अधर्म, या मैं लिख दूं धर्म अधर्म। या मैं लिख दूं चाय पानी, सर चाय की भी प्रधानता है, पानी भी। मैं लिख दूं हाथ पैर, कि हाथ पैर धोकर खाना खा लो, यानी हाथ की भी प्रधानता है, पैर की भी। तो जहां पर दोनों पदों की प्रधानता होगी वहां पर क्या होगा? द्वंद्व। लेकिन इतना सरल नहीं है, इतना सरल नहीं है। मतलब कि सर जी द्वंद्व समास के ना 3 भेद होते हैं। पूरा ध्यान बोर्ड पर। कितने? 3। कितने भेद होते हैं? 3। ध्यान से देखो यहां पर समझो कि सर एक है, इसका नाम है इतरेतर। क्या है? इतरेतर। इतरेतर द्वंद्व। एक होता है जिसका नाम है वैकल्पिक द्वंद्व। क्या होता है? वैकल्पिक द्वंद्व। और एक होता है जिसका नाम है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व। कुल मिलाकर 3 भेद। ध्यान से कि सर इतरेतर जो द्वंद्व जो है ना, इसके बीच में सर और आएगा तोड़ने पर, और दोनों पदों की समान विशेषता होगी, समान प्रधानता होगी, बिल्कुल समान होंगे दोनों, बिल्कुल समान विशेषता, मतलब समान प्रधानता। जैसे मैंने कहा भाई, जितना महत्व भाई का है उतना ही महत्व बहन का। मैंने कहा मौसा, जितना मौसा प्रधान है उतनी ही मौसी, ठीक है ना? मौसा मौसी दोनों की ही प्रधानता है, माता पिता भाई बहन, ठीक है ना? ये दोनों ही प्रधान है, चाचा चाची। ठीक। वैकल्पिक कि सर इसको तोड़ते समय बीच में या आएगा, या का मतलब है सर किसी एक विकल्प का चुनाव करना है, एक का चुनाव करना है। जैसे मैं लिख दूं पाप, पाप के सामने लिख दूं पुण्य, तो सर बीच में क्या आएगा? या तो पाप से चलो या पुण्य से, पाप या पुण्य, ठीक है ना? या तो पाप से चलो या पुण्य से। इसको देखो समाहार, समाहार का मतलब है सर समूह, कि सर यहां से एक समूह या एक ग्रुप का बोध होगा, बीच में सर इसके भी और आएगा, लेकिन एक ग्रुप का बोध होगा। जैसे जैसे मतलब कि मैं तुम्हारे साथ तन मन और धन से समर्पित हूं, तन मन धन से, मैं तुम्हारे साथ तन मन धन से समर्पित हूं। कहने का तात्पर्य कि तन मन धन ही नहीं, संपूर्ण जैसी भी स्थिति होती है उससे मैं तुम्हारे लिए समर्पित हूं। जैसे मैंने कहा जलवायु, क्या कहा मैंने? जलवायु। तो सर जल भी प्रधान है और वायु भी, लेकिन जलवायु का अर्थ केवल जलवायु नहीं होता, संपूर्ण प्राकृतिक परिवेश होता है या संपूर्ण वातावरण होता है। क्या होता है? संपूर्ण वातावरण। संपूर्ण वातावरण क्या होता है? संपूर्ण वातावरण। स्पीड तेज है क्या मेरी? स्पीड तेज है, जानबूझ के कर रखी है, ठीक है ना? क्योंकि ये टॉपिक आज कवर कराना था। स्पीड अगर तेज नहीं होती या फिर मैं केवल आपके कमेंट पढ़ता ना, तो ये टॉपिक आज कवर नहीं होता, ठीक है ना? अच्छा देखो, जैसे मैंने देखो एक ये शब्द लिखा माता पिता। माता पिता से मेरा तात्पर्य क्या है? जैसे मैंने कहा माता पिता, तो सर माता और पिता दोनों की प्रधानता है, माता पिता दोनों की। और जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं इतरेतर। क्या कहते हैं इसको? इतरेतर द्वंद्व। कि सर ये द्वंद्व समास का इतरेतर द्वंद्व है, पहला भेद। मैंने कहा सत्य असत्य, या सत्य से चलो या असत्य से, धर्म से चलो या अधर्म से, यानी किसी एक विकल्प का चुनाव करना है, इसे कहते हैं वैकल्पिक द्वंद्व। क्या कहते हैं इसको? वैकल्पिक द्वंद्व। किसी एक का चुनाव करो। मैंने कहा चाय पानी पी की नहीं पी, जैसे अगर आप मेरे घर आए, मैंने कहा चाय पानी पी की नहीं पी, तो चाय पानी का अर्थ केवल चाय और पानी नहीं है। मैंने कहा कि आपने जितनी भी खाद्य सामग्री घर में है सब खाई कि नहीं खाई। चाय पानी का अर्थ केवल चाय और पानी से नहीं है, खाने से भी मतलब संपूर्ण खाद्य पदार्थ से है। मैंने कहा मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। जैसे कंप्यूटर जी हमसे बोलते हैं कि गुरुजी हमारी पत्नी शांति के बारे में आप बहुत कुछ बोलते हो, किसी दिन खोपचे में मेरे हाथ पैर तोड़ देंगे। तो सर कंप्यूटर जी के द्वारा कहा गया कि हाथ पैर तोड़ देंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी गली में मैं इनको मिला केवल मेरा हाथ और मेरा पैर ही तोड़ा जाएगा ना, संपूर्ण शरीर, संपूर्ण शरीर जो भी हिस्सा इनके हाथ में है उसको तोड़ देंगे, उस पर लात घूंसे मुक्का सब कुछ मारे जाने का प्रयास होगा। तो हाथ पैर का मतलब ये है कि हाथ और पैर ही नहीं तोड़ना, संपूर्ण शरीर की बात हो रही है। और संपूर्ण शरीर की बात है तो इसे कहते हैं समाहार, जहां से किसी ग्रुप का बोध होता है, इसे हम क्या कहते हैं? समाहार द्वंद्व। ठीक। अच्छा, मतलब जितनी भी संख्याएं हैं, संख्या कैसी जिनको तोड़कर लिखें, जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं यही आती हैं। जैसे मैंने लिख दिया 22 कि सर 2 और 20 का समूह, तो सर ये भी एक समूह है। मैंने लिख दिया 46 कि सर 6 और 40 का समूह, जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी यही आती हैं। ऐसी संख्या जिनके पीछे उन ना हो, मतलब जिनके आगे उन ना हो, आगे 1 से लेकर 9 तक संख्या ना हो, जीरो वाली संख्या ना हो, सभी की सभी संख्या द्वंद्व समास के अंतर्गत आती है। द्वंद्व समास में समाहार द्वंद्व, द्वंद्व समास में पूरी द्वंद्व ही होगा ना, दिन और रात। हाँ दिन और रात द्वंद्व है, दिन और रात। लो यहाँ है वो दिन रात, ठीक है। गुरुजी इतरेतर का अर्थ बताइए। मतलब इतर 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 मतलब दोनों अलग अलग प्रधान है, मतलब दोनों पदों की प्रधानता है बिल्कुल सेम सेंस में, है ना? कुछ भी नहीं समझे? हमारी माधुरी जी का कमेंट, गुरुजी सब कुछ गया, हम कुछ नहीं समझे। ऐसा मत करोगे, इतना अत्याचार नहीं, ठीक है ना? इतना अत्याचार नहीं। ये स्थिति क्लियर हुई? क्लियर हुई? अब देखो उत्तर आप कैसे करोगे।
मैं फटाफट से देखो एक बार आपको कहानी की तरह सुनो, ठीक है, ध्यान से समझो। पहले सभी लोग ना मेरी बात समझो, सभी लोग मेरी बात को सुनो, ध्यान से सुनो। कमेंट करो बंद, थोड़ी देर में सुनो। देखो हम पढ़ रहे हैं समास। समास क्या है? समास शब्दों के सृजन का एक तरीका है जिसमें से पदों का संक्षिप्तीकरण हम करते हैं, पदों को जोड़कर नए शब्द का सृजन करते हैं। पदों का जुड़ाव भी समास कहलाता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, यानी छोटा करना, ठीक है ना। जो शब्द छोटा करके बनता है उसे कहते हैं समासिक पद। और समासिक पद 5 प्रकार का हो सकता है, या संज्ञा, या सर्वनाम, या विशेषण, या क्रिया, क्रिया विशेषण, या फिर सर हमारा या तो संज्ञा, या सर्वनाम, या विशेषण, या क्रिया विशेषण, 5 प्रकार का होता है। समास दो तरीके से पढ़े, एक प्रधानता के आधार पर, एक कुल समास या केवल समास। प्रधानता के आधार पर 4 भेद है। एक तो सर जिसका पहला पद प्रधान होगा, दूसरा होगा, दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, तीसरा अर्थ आएगा। पहला पद जिसका प्रधान होता है वो अव्ययीभाव है, सर पहले पद की प्रधानता होती है। दूसरा पद जिसका प्रधान होगा सर उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष के अंतर्गत कर्मधारय आता है, कर्मधारय के अंतर्गत द्विगु समास आता है। तो तीनों का ही दूसरा पद प्रधान होता है। कि सर दोनों पद जो प्रधान होंगे ना वो होंगे आपके द्वंद्व समास के। दोनों पद द्वंद्व समास के होते हैं। दोनों में से कोई भी किसी भी पद की प्रधानता नहीं होगी, वो होगा बहुब्रीहि समास, ठीक। अच्छा, फिर हमने पढ़ा था सर अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास के बारे में पढ़ा कि सर आगे कोई उपसर्ग जुड़ा होगा, पहले पद की प्रधानता होगी, कोई भी संख्या जिसके पहले उन जोड़ दिया जाए, 19, 29, 59, 69, कोई भी संख्या जिसके पहले उन आ जाए, अव्ययीभाव समास। उनका अर्थ एक कम होता है। उसके बाद हमें पता चला कि जो बनने वाला शब्द होगा वो क्रिया विशेषण होगा। प्रारंभ में उपसर्ग जोड़ा जाएगा जो कि विशेषता नहीं बताने वाला होना चाहिए। कुपुत्र सुपुत्र नहीं, कुपुत्र सुपुत्र तो सर बुरा है जो पुत्र, वो तो कर्मधारय होगा। विशेषण विशेष का संबंध की पुत्र की विशेषता बताई थी, अच्छा है कि बुरा है, वो तो कर्मधारय होगा, ठीक। फिर से हमने बात तत्पुरुष दो प्रकार का होता है, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण को ही कर्मधारय समास कहते हैं, और जो व्याधिकरण है ना यह सब कारक प्रधान समास है। 8 कारक होते हैं, 2 को छोड़कर, कर्ता को और संबोधन को। तत्पुरुष समास नहीं बनता, बीच के 6 से बनता है, ठीक है ना। कोई भी शब्द जिसका विग्रह करने पर तत्पुरुष कारक चिन्ह आए, तत्पुरुष समास। या कि सर जिस कारक की विभक्ति है वही तत्पुरुष समास, या जिस कारक का नंबर है वही तत्पुरुष समास, ठीक। डन। उसके बाद कर्मधारय, विशेषण विशेष का संबंध, उपमेय और उपमान का संबंध। शॉर्टकट पड़ी, कर्म है जो धारे के समान। कोई भी शब्द जिसको तोड़ने पर है जो या के समान आए, कर्मधारय। अधमरा, आधा है जो मरा। कुपुत्र, बुरा है जो पुत्र। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, तो है जो और के समान आ जाए, कर्मधारय समास। दिगु, दिगु के बारे में पढ़ा कि सर संख्या संबंधित होता है। पहले पद में 1 से लेकर 9 तक या तो संख्या होती है या कोई ऐसी संख्या जिसके पीछे 0 आ जाए। 2 संख्या है तो 1 0, 3 संख्या है 2 0, 4 संख्या है तो 3 0 होनी चाहिए, ठीक। दिगु समास। सप्ताह, पंचवटी, त्रिभुवन या सप्तऋषि, इन सभी में क्या है? इन सभी में दिगु समास। उसके बाद सर हमने पढ़ा था द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब होता है कि सर जोड़ा। ऐसे समासिक पद जो जोड़े में होते हैं, दोनों पदों की प्रधानता होती है। माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, इनमें दोनों पदों की प्रधानता है। ये भी 3 प्रकार का होता है। इतरेतर, वैकल्पिक, समाहार। इतरेतर में दोनों पदों की समान प्रधानता होगी, नाना भी प्रधान है तो नानी भी, बीच में और आएगा नाना और नानी। वैकल्पिक नाम से पता चलता है कि किसी एक विकल्प का चुनाव करना है। सत्य असत्य, सत्य या असत्य, धर्म अधर्म, धर्म या अधर्म, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, ठीक है ना। पाप या पुण्य, किसी एक का चुनाव करो। समाहार में एक समूह का बोध होगा कि मैं हाथ पैर तोड़ दूंगा। हाथ पैर तोड़ने का मतलब केवल हाथ पैर तोड़ना नहीं है, संपूर्ण शरीर को चोटिल करना है। जलवायु, जलवायु का अर्थ केवल जल और वायु नहीं है, संपूर्ण प्राकृतिक परिवेश है जलवायु। जितनी भी संख्याएं जो इस तरीके से बनती है तोड़कर, सभी में द्वंद, ठीक। बहुब्री, ना पहले पद की प्रधानता ना दूसरे की प्रधानता, कोई तीसरा अर्थ आएगा। तीसरा अर्थ आएगा अर्थात पंचानन, 5 है आनंद जिसके वह, आनंद मतलब मुख, 5 है मुख जिसके वह, यानी सर भगवान शंकर और हनुमान जी। तीसरा अर्थ आया। मैंने कहा सूल पानी, जिसके हाथ में सूल है, सूल यानी कांटा, सूल है पानी में जिसके वह, यानी सर भगवान शंकर के हाथ में सूल है, कांटा है, उसमें 3 कांटे हैं, इस वजह से त्रिशूल है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि सर भगवान शंकर इसका अर्थ आया, ना तो सूल अर्थ है ना ही हाथ अर्थ है, भगवान शंकर है, बहुब्री। बस कहानी खत्म। एक सवाल का मुझे उत्तर बताओ सभी लोग, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? बताओ मुझे उत्तर, ठीक है ना, बताओ मुझे उत्तर। कि सर जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो तो इसका मतलब क्या है कि दूसरे पद की प्रधानता है। दूसरे पद की प्रधानता बहुब्री में तो दोनों पदों में से किसी की भी प्रधानता नहीं होती, द्वंद्व में दोनों पदों की प्रधानता होती है। तत्पुरुष का दूसरा पद प्रधान होता है, इसके अंतर्गत कर्मधारय और कर्मधारय के अंतर्गत दिगु, इन तीनों में दूसरे पद की प्रधानता होती है। ऊपर से कह दिया कि सर साथ के साथ यहाँ पर विशेषण और विशेष का संबंध हो। नीली है जो गाय, कि गाय की विशेषता की सर गाय नीली है। विशेषण विशेष का या उपमेय उपमान का जो संबंध होता है कर्मधारय। बी क्या उत्तर होगा? बी क्या उत्तर होगा? अरे सी वालों, भगवान रुक जाओ रे, नहीं होगा। क्या होगा? क्या होगा? विकल्प क्रमांक बी, विकल्प क्रमांक बी। भाई विशेषण विशेष कहा है, नीली है जो गाय, गाय की विशेषता की गाय नीली है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें अव्ययीभाव समास है। पहले पद की प्रधानता होती है, कोई भी शब्द जिसके आगे उपसर्ग जोड़ा गया हो और वह विशेषता बताने वाला नहीं होना चाहिए। विशेषता मतलब किसी को मैंने कहा दिन, दिन के आगे उपसर्ग जोड़ा गया प्रति, बस आगे है उपसर्ग, बात खत्म। अच्छा, किसमें अव्ययीभाव है? ये रहा कि सर आचार कुशल, आचार से कुशल, आचार से कुशल, और से क्या है? कारक चिन्ह। और जैसे ही मुझे पता चल गया कारक चिन्ह है, सीधा उत्तर क्या होगा? तत्पुरुष समास, ठीक है ना। ग्रह, ग्रह को आगत यानी घर को आने वाला, ग्रह को आगत, इसका भी उत्तर कारक चिन्ह है तत्पुरुष समास। कुमारी प्रत्यय से बना हुआ शब्द है, कुमार में ई जोड़कर बनाया हुआ शब्द है, ठीक है ना। यहाँ समास निहित नहीं है। प्रतिदिन, ये रहा, यहाँ कारक चिन्ह था, यहाँ पर कारक चिन्ह, तत्पुरुष समास। आगे बढ़ो। मृगनयनी में कौन सा समास होगा? हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। भगवान श्री राम पूछ रहे सभी से, खग यानी हवा में उड़ने वाले, आकाश में गमन करने वाले, खाकर आकाश पड़ा था। ना तो सर इसका अर्थ मृग आएगा, ना ही नैनी, यानी मृग के समान नैनो वाली, इसका कोई तीसरा अर्थ है। और जैसे मुझे पता चल जाए कि मृगनयनी माता सीता को कहते हैं, बहुब्री समास। क्या उत्तर होगा? कि भाई मृगनयनी माता सीता को बोलते हैं और माता सीता को मृगनयनी कहते हैं, तीसरा अर्थ आएगा तो सीधा उत्तर करो ना, बहुब्री, सीधा उत्तर बहुब्री। नेक्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं, सवालों पर प्रैक्टिस होगी कल। सवालों पर प्रैक्टिस कब होगी? कल वाली क्लास में, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। सवालों पर प्रैक्टिस कब होगी? कल वाली क्लास में, ठीक है ना। अभी बहुत सवाल मैं कर रहा हूं, कुछ ऐसे तथ्य हैं जो कि सवालों के माध्यम से ही हम जान पाएंगे, लेकिन तहे दिल से क्षमा प्रार्थना, क्योंकि आज आपके मैंने कमेंट ज्यादा पढ़े नहीं है, क्योंकि टॉपिक खत्म कराना था। अन्यथा फिर कल भी हम इस टॉपिक को पढ़ रहे होते, कल फिर सवाल सॉल्व नहीं होते। अब ये अच्छा है कि कल सवाल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कोई डाउट है तो पूछिए, ठीक है ना। ये होमवर्क का सवाल है आपका, कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है ना। कोई डाउट है तो पूछो। सर जी बहुत स्पीड से पढ़ाया, हाँ मैंने तो कहा ना कि मैंने स्पीड से आज पढ़ाने का प्रयास किया है। विलोम शब्द इस टॉपिक के तुरंत बाद ही, इस टॉपिक के तुरंत बाद, ठीक, ओके, चलिए, ठीक है, डन, थैंक यू, बाय बाय, चलिए। इसके बाद विलोम शब्द पढ़ेंगे, चलिए फिर मिलते हैं। पहुंचो फटाफट से मैथ की क्लास में। पहुंचो फटाफट से, चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक नमस्कार।